Hello students, myself Professor Anil Kumar and today we will be discussing the next topic of data structure. So आज हम आपका डिस्कस करेंगे यूनिट 3। इसमें हमने ट्रीज़ को डिस्कस करना है, उसकी डेफिनेशन, बेसिक कंसेप्ट्स, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेमोरी में। कंटिन्यूस में स्टोरेज लिखा हुआ है इसलिए हम एरे के बारे में पढ़ेंगे कि एरे की फॉर्म में इनको कैसे स्टोर किया जाता है आपके ट्रीज़ को। बाइनरी ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल के बारे में पढ़ेंगे, इसके 3 मेथड होते हैं वो तीनों स्टडी करेंगे। उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है और उसके ऊपर कैसे ऑपरेशंस होते हैं वो हम बात करेंगे। देन ग्राफ्स, इंट्रोडक्शन है उसकी, मेमोरी प्रेजेंटेशन है और ग्राफ ट्रेवर्सल, इसके भी 2 मेथड है तो ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रीज़ के साथ कि व्हाट आर ट्रीज़। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़े हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता था कि आपका जो सक्सेसर और प्रीडिसेसर थे वो फिक्स हुआ करते थे। प्रीडिसेसर जो आपके पूर्वज हो गए और सक्सेसर जो आपके आने वाली पीढ़ी हो गई, वो जो है आपके फिक्स हुआ करते थे आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे कि आपका एरे था तो एरे में हम ऐसे लिखते थे 10, 20, 30। तो 20 का जो प्रीडिसेसर है वो भी फिक्स है और सक्सेसर भी जो फिक्स है, 1 1 ही है दोनों में। और लिंक लिस्ट में भी इसी तरह होता था, जब हम लिंक बनाते थे एक नोड का दूसरे नोड के साथ, तब भी आपका प्रीडिसेसर और सक्सेसर जो था वो फिक्स था, या आपका कह लो एक सिंगल एलिमेंट हुआ करता था। पर अब हमारे पास क्या है, ट्रीज़ हैं। तो ट्रीज़ के केस में क्या होता है कि आपका प्रीडिसेसर तो सिंगल ही रहता है, पर आपके सक्सेसर जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं, 1 या 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस तरह के डाटा स्ट्रक्चर में जिसमें आपके सक्सेसर की जो लिमिट है वो 1 से ज़्यादा है, उन्हें हम बोल देते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है ट्री। ट्री के केस में क्या है, आपका प्रीडिसेसर जो है वो 1 रहेगा, सिंगल रहेगा, और जो सक्सेसर है वो मल्टीपल रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जैसे ए है, ए के आगे 3 चाइल्ड हो गए, ए बी, ए का बी भी हो गया, के भी हो गया और एफ भी हो गया। ठीक है, अब बी का जो प्रीडिसेसर है वो तो 1 है, पर इसके सक्सेसर जो है वो 2 हैं। ठीक है, तो जब हमने किसी कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को या कुछ इस तरह की हमने रिप्रेजेंटेशन करनी होती है, तब हम जो है ट्री टर्मिनोलॉजी का जो यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो ट्रीज़ डाटा स्ट्रक्चर है इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी है फिक्स। टर्मिनोलॉजी मतलब कि इसको इसके जो मतलब ये जो सर्कल लगाए हैं या ये लाइंस लगाई हैं, इनको हम क्या बोलते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी का पार्ट आता है वो होता है नोड। इसमें जितने भी सर्कल लगे हुए हैं, ठीक है, कि जितने भी की कंपोनेंट्स हैं उनको हम जो है नोड कहते हैं। ठीक है, जिसमें एलिमेंट एक्चुअल में स्टोर किया जाता है। जैसे ये वाला जो सर्कल है इसको हम बोलेंगे नोड, तो ये होगी ए नोड, इसी तरह बी नोड, के नोड, एफ नोड। ठीक है, उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है एज या लिंक। ठीक है, एज क्या होता है, एक डायरेक्टेड लाइन होती है फ्रॉम वन नोड टू अनदर। ठीक है, जैसे ये एक सिंगल जो लाइन है ये आपका बन गई एक नोड। ए ने बी को जिस लाइन के साथ जोड़ा उसे हम नोड कहेंगे। इस तरह एफ ने जी को इस लाइन के साथ जोड़ा है तो इसको हम नोड कह देंगे, सॉरी इसको एज कह देंगे या लिंक कह देंगे। ठीक है, उसके बाद है पेरेंट। किसी भी नोड के प्रीडिसेसर को हम पेरेंट कहते हैं। सिर्फ एक रूट ही होता है जिसका पेरेंट नहीं होता, बाकियों का एग्जैक्टली 1 पेरेंट हमेशा होता ही होता है इन केस ऑफ ट्रीज। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके चाइल्ड। चाइल्ड हम बोलते हैं किसी भी नोड का सक्सेसर, जो नोड है इमीडिएट सक्सेसर है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। जैसे बी जो है वो ए का चाइल्ड है, के भी ए का चाइल्ड है और एफ भी ए का चाइल्ड है। तो इमीडिएट सक्सेसर्स को हम बोल देते हैं चाइल्ड। सिबलिंग्स जिनके सेम पेरेंट होंगे, जैसे के बी और एफ, के बी और एफ इन तीनों का पेरेंट ए है, तो बी के एफ तीनों क्या बन गए, आपके सिबलिंग्स बन गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपकी रूट नोड। रूट नोड जहाँ से आपका ट्री स्टार्ट होता है, रूट नोड हमेशा किसी भी ट्री में सिर्फ 1 ही होगी, तो इस केस में क्या है, ए है हमारे पास। उसके बाद आते हैं हमारे पास लीफ नोड। लीफ नोड वो नोड होती है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, जैसे कि एच, इसका कोई चाइल्ड नहीं है, आई इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ई कोई चाइल्ड नहीं है, डी कोई चाइल्ड नहीं है, के इसका कोई चाइल्ड नहीं। जिनका आगे कोई भी चाइल्ड नहीं होता उन्हें हम बोलते हैं लीफ नोड्स। उसके बाद आता है आपका पाथ। पाथ का मतलब है रास्ता। ठीक है, पाथ में हम क्या देखते हैं, सीक्वेंस ऑफ नोड्स व्हेन वी ट्रैवर्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर अलोंग द एजेस दैट कनेक्ट देम। मतलब आपने एक जगह से दूसरी जगह जैसे जाना है, ए टू बी गए, बी टू सी गए, सी टू ई गए, तो अब ये हो गया आपका पाथ।
ठीक है, मतलब एक जगह से एक नोड से दूसरी नोड तक जाने का जो रास्ता है वो आपस में अगर कनेक्टेड है, आप किसी तरह उस तक पहुंच सकते हो, रूट नोड से उस नोड तक पहुंच सकते हो, तो उसे बोलते हैं पाथ। जैसे ए टू डी पहुंचने का पाथ क्या है, ए बी, बी से डी। आई तक पहुंचने का क्या रास्ता है, ए टू एफ, एफ टू जी, जी टू आई। तो मतलब रूट नोड से किसी और नोड तक आपको अगर जाने का रास्ता मिल जाता है तो उसे हम बोल देते हैं पाथ। उसके बाद आते हैं आपके लेवल। लेवल हम मेजर करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम रूट, मतलब एक नोड का रूट से कितनी डिस्टेंस है। जैसे अभी रूट से कोई डिस्टेंस नहीं है तो वो ज़ीरो हो गया। अभी बी, के और एफ तीनों रूट से कितनी दूरी पे हैं, एक लेवल, मतलब एक, इस ऐसे भी बोल सकते हैं आप, इसमें एज एक आ रहा है, ठीक है, एक एज आ रहा है। अब ये सी कितना लेवल है, सेकंड लेवल पे है, क्योंकि ये फर्स्ट लेवल हो गया, रूट से कितनी दूरी पे है, ये दूसरे नंबर पे है, तो इसे हमने बोल दिया लेवल 2। तो ये सी, डी, जी और एच ये सारी लेवल 2 आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपकी डिग्री। इसकी जो अगली टर्मिनोलॉजी है वो है डिग्री। डिग्री का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट आर पॉसिबल फॉर अ नोड, मतलब एक नोड के कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब आगे बाइनरी ट्री पढ़ेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, हम फिक्स कर देंगे कि एक पेरेंट के मैक्सिमम 2 चाइल्ड ही हो सकते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं बाइनरी ट्री, उसे बोलते हैं डिग्री। कि डिग्री में का क्या मतलब है कि एक नोड के कितने मैक्सिमम पॉसिबल चिल्ड्रन हो सकते हैं। उसके बाद आता है हाइट, ठीक है। हाइट होती है मैक्सिमम, आप बोलिए कि मैक्सिमम डिस्टेंस। द हाइट ऑफ द ट्री इज द लेंथ, नंबर ऑफ एजेस हमने गिनने हैं ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू द फारदेस्ट लीफ। सबसे दूर वाला जो लीफ है, जैसे इस केस में है ई भी है और आई भी है, ई तक पहुंचने के लिए भी हमें 3 एजेस लग रहे हैं, 1, ये देखिए 1, ये 2 और ये 3, और ई तक पहुंचने के लिए भी हमें जो है वो 3 एजेस लग रहे हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, ई तक पहुंचने के लिए भी हमें 3 एज लगे हैं, तो इसे बोल देंगे हाइट। मतलब फारदेस्ट लीफ, सबसे दूर वाले लीफ तक पहुंचने के लिए रूट से जितना हमें रास्ता तय करना पड़ता है उसे हम बोलते हैं हाइट ऑफ द ट्री। उसके बाद आता है डेप्थ। द डेप्थ ऑफ द नोड इज द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम रूट नोड टू द नोड ऑफ द ट्री। अब किसी भी नोड की ए से कितनी दूरी है उसे हम बोल देते हैं डेप्थ। डेप्थ में भी हम नंबर ऑफ एजेस जो है वो नंबर ऑफ एजेस काउंट करते हैं। तो जैसे कि पाथ में हमने काउंट किया, लेवल में जैसे काउंट किया था, उसी तरह आपका जो डेप्थ है वो ऑलमोस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। आगे आता है सब ट्री। सब ट्री मतलब एक ट्री के जो छोटे छोटे हिस्से अलग अलग बनते हैं उनको सब ट्री बोलेंगे। अगर आप इतना सा ले लोगे तो ये भी सब ट्री है, अगर ये इतना बड़ा कैलकुलेट कर लोगे तो ये भी सब ट्री है। मतलब एक ट्री के छोटे छोटे हिस्से उनको हम बोल देते हैं सब ट्री, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बाइनरी ट्री, जो आपके सिलेबस में है वो नेक्स्ट है आपका बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री का क्या मतलब है कि ऐसा ट्री जिसमें हर नोड की एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिसके 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, उन्हें हम बोल देंगे बाइनरी ट्री, ठीक है। तो इसका जो लेफ़्ट वाला चाइल्ड होगा उसको बोल देंगे मतलब जो लेफ़्ट साइड पे जो नोड आएगी उसको लेफ़्ट चाइल्ड बोल देंगे, और जो राइट पे आएगा उसको हम बोल देंगे राइट चाइल्ड, ठीक है। अ नोड इन द बाइनरी मे नॉट नेसेसरी हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हम बाइनरी ट्री क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे एल्गोरिदम्स होते हैं वो इन पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आसान होते हैं, या इनको कह लो इंसर्ट करना, डिलीट करना, सर्च करना आसान होता है, तो इसलिए जो है बाइनरी ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे ये भी बाइनरी ट्री है क्योंकि इसकी भी एक ही नोड है, इसकी भी एक ही नोड है। अब ये लेफ़्ट हो गया, ये लेफ़्ट चाइल्ड है इसमें भी, यहाँ पे बी जो है वो राइट चाइल्ड बन गया, इसमें बी लेफ़्ट चाइल्ड है, सी राइट चाइल्ड है ए का, ये भी आपका बाइनरी है, ये भी बाइनरी है, ये भी बाइनरी है और ये भी। क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 ही चाइल्ड हैं किसी भी पेरेंट के। जैसे बी का देख लीजिए तो बी के भी 2 चाइल्ड हैं, अगर आप ए को पेरेंट मान के चलोगे तो इसके भी 2 चाइल्ड हैं, ठीक है। तो इन्हें हम बोल देते हैं बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री की आगे 2 टाइप्स होती हैं, फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री में क्या है कि या तो चाइल्ड 0 होंगे या 2 होंगे, मतलब एक वाला केस ख़त्म हो गया कि किसी भी पेरेंट का एक चाइल्ड नहीं हो सकता है, या तो उसके 0 चाइल्ड होंगे, कोई भी नहीं होगा, या फिर 2 ही होंगे। जैसे ये वाला देखिए, ए के 2 चाइल्ड हैं, बी के भी 2 चाइल्ड हो गए, सी के भी 2 चाइल्ड हो गए, डी के भी 2 चाइल्ड हो गए, ई के भी 2 हो गए, एफ के भी और जी के भी। पर अब ये जो लास्ट लेवल है यहाँ पे सभी के क्या है, 0 चाइल्ड, किसी का कोई भी चाइल्ड नहीं है। तो ये कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, इट मीन्स इट इज़ अ
फुल बाइनरी ट्री। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, दूसरी टाइप आती है कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री विच इज आइदर अ फुल बाइनरी ट्री और वन इन विच एवरी लेवल इज फुली ऑक्यूपाइड एक्सेप्ट पॉसिबल द बॉटम मोस्ट लेवल वेयर ऑल द नोड्स मस्ट बी एज फॉर लेफ्ट एज पॉसिबल। अब कहने का क्या मतलब है कि इसमें भी आपके 0 या 2 चाइल्ड होंगे, पर आपका जो लास्ट हो सभी लेवल्स पे होंगे। जैसे ये देखिए फर्स्ट लेवल पे भी ये 0 लेवल हो गया, ये फर्स्ट लेवल पे जो है 2 चाइल्ड है, ठीक है। ये आपका सेकंड लेवल हो गया, इसके ऊपर भी 2 चाइल्ड है। अब ये लास्ट वाला जो लेवल है यहाँ पे सिर्फ कम है, ये पहले में तो 2 हैं पर ये इसमें सिर्फ 1 है। तो ऐसा ट्री जिसमें सभी जगह आपके 0 या 2 चाइल्ड्स होंगे एक्सेप्ट लास्ट लेवल, इस लेवल पे जैसे ये जो लास्ट लेवल है यहाँ पे क्या आ गया 1, एक ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखिए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे ये ई का सिर्फ 1 है, ठीक है। और ये जो कैलकुलेशन है ये लेफ्ट साइड से होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर यही ट्री को मैं अगर ऐसे बना दूंगा ना A B C और यहाँ पे मैंने F और G लिख दिया, तो ये अभी राइट साइड पे हो गया, तो इसको आप कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं बोल सकते। कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलोगे, जो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा, A B C इधर F इधर G, क्योंकि लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है इसलिए ये क्या बन गया आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब ये केस में कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि इस लेवल पे भी आपका देखिए यहाँ पे 0 चाइल्ड आ गया और इस लेवल पे 1 भी आ गया और नीचे वाले लेवल पे 2 आ गया। तो हमने क्या बोला था कि लास्ट लेवल को छोड़ के बाकी सारे लेवल पे जो है आपके 0 या 1 होने चाहिए, 0 या 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे जब ये 1 आ गया तभी ये जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री का इसने जो रूल है तोड़ दिया। तो अगर कंप्लीट नहीं है तो ये फुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बाइनरी ट्रीज़ की ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये मैथमेटिकल हैं, ये आप सिंपली देख लेना। एज सच इनका कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर इसमें वैसे बता रखा होता है कि अगर आपने जैसे यहाँ पे लिख रखा होता है कि अगर हाइट मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री विद हाइट h, अगर हाइट हमारे पास h है तो मैक्सिमम नोड कितनी हो सकती है 2⁻h+1 ओवरऑल -1, ठीक है। तो ये कुछ इनके अपना प्रॉपर्टीज़ ही हैं, ये आप देख लेना एक बार। जो हमारा नेक्स्ट सिलेबस में है वो है हमारी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, कि हम मेमोरी में ट्रीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हमने कंटिन्यूस मेमोरी के बारे में पढ़ना है तो इट मीन्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एरे रिप्रेजेंटेशन। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो अभी हम जो ये एरे रिप्रेजेंटेशन या जो भी ये स्टोरेज पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम बाइनरी ट्री की। तो बाइनरी ट्री में क्या हो गया कि आपका रूट की हम बात करेंगे या लेफ़्ट चाइल्ड की बात करेंगे या राइट चाइल्ड, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं, 3 ही चीज़ें हैं हमारे पास। तो होता क्या है कि जब स्टोरेज करेंगे तो रूट नोड जो है वो kth लोकेशन पे अगर आपकी स्टोर है, ठीक है, अगर आपकी रूट लोकेशन जो वो kth लोकेशन पे आपकी स्टोर है, तो जो आपका लेफ़्ट नोड होगा वो होगा 2k लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा और जो आपकी राइट है वो 2k+1 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा। बस इतना ही हमें याद रखना है, ठीक है। अब इसको करना कैसे वो देखते हैं। जैसे ये A है, ठीक है, तो A मान लीजिए आप फर्स्ट लोकेशन पे आपने स्टोर कर लिया, तो B उसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया, यानी कि 2 × 1 2 लोकेशन पे होना चाहिए और C कहाँ पे होना चाहिए 2 × 1 + 3 2k+1 बोला हमने, सो 2 × 1 + 1 3 लोकेशन पे आ गया। अब अगर D की बात करेंगे तो D किसका चाइल्ड है B का, तो B की K की वैल्यू क्या होगी 2, तो इट मीन्स D कहाँ होगा 2 × 2 4 और E कहाँ होगा 2 × 2 + 4 2 × 2 + 1, तो ये आ गया 5, ठीक है। अब जैसे F की बात करेंगे तो 2 3 6 आएगा, ये 2 3 6 + 1 7 पे आ जाएगा। मतलब आपको सिर्फ याद क्या रखना फॉर्मूला, ये 2k पे स्टोर है लेफ्ट वाला साइड और ये क्या है 2k+1 और ये आपको kth लोकेशन है रूट की, अगर आपको पता है तो, ठीक है। उसके बाद जैसे ये h कहाँ स्टोर होगा, तो 2 4 8 पे h होगा और 9 पे i होगा, ये आपका 10 पे होगा, ये आपका 11 पे होगा, ठीक है। तो अब आप उसको देख लो, A को हमने 1 पे स्टोर कर दिया, B को हमने 2 पे कर दिया, C को हमने 3 पे कर दिया, D 4 पे, E 5 पे, F 6 पे, 7 G 7 पे आ गया, H 8 पे आ गया, I 9 पे आ गया, जो हमने कैलकुलेट किया उसी हिसाब से। तो अगर बाई चांस आपको इसको उल्टा भी ऐसे देख सकते हो, अगर आपको लोकेशन किसी की पता है
अगर आपको किसी की लोकेशन पता है, जैसे आपने मान लीजिए आपको डी का पता है कि डी कहाँ पे स्टोर है 4 पे, तो इसका पेरेंट कहाँ होगा, आपको इसको 2 से डिवाइड करना है, बस 2 से डिवाइड करके आपको फ्लोर वाली नीचे वाली वैल्यू उठानी है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 2, यानी कि सेकंड लोकेशन पे जो है वो इसका पेरेंट है, यानी कि डी का पेरेंट कौन हो गया, बी। अगर ऐसे मान लीजिए हमने निकालना है के का, ठीक है, तो 11 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा ये 5.5, क्योंकि हमने फ्लोर लेना है, नीचे वाली वैल्यू लेनी होती है तो 5 आएगा, तो यानी कि के का पेरेंट कहाँ बैठा हुआ है 5 पे, तो 5 पे क्या आ गया आपका ई। तो आप डायग्राम से वेरीफाई कर सकते हो कि ये चीज़ सही है, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये आपकी एरे रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब एरे में आपने कैसे स्टोर करना है। अब ये तो ऐसा ट्री था जिसमें आपकी हर एक की वैल्यू जो थी अवेलेबल थी, किसी का लेफ़्ट और राइट मिसिंग नहीं था, जैसे ये मिसिंग था सिर्फ एफ़ का लेफ़्ट और राइट जैसे मिसिंग है, या जी का लेफ़्ट और राइट मिसिंग है, तो जो जहाँ पे मिसिंग होता है वहाँ पे हम क्या डाल देते हैं -1, जिसकी लेफ़्ट या राइट वैल्यू, अब जैसे एच की आगे हमने स्टोर करनी तो 2 8 जा 16 नंबर पे हम -1 स्टोर कर देंगे, क्योंकि इसका लेफ़्ट साइड नहीं है। ऐसे 17 पे क्योंकि इसका राइट भी नहीं है तो वो भी हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे मतलब आपकी लेफ़्ट और राइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो उस वहाँ पे हम क्या स्टोर करते हैं, -1। जैसे अगली एग्जांपल देखिए, ये वाली एग्जांपल है। अब इसमें 9 का देखिए, 9 अभी ये हो गया 1 पे स्टोर, ये हो गया 2 पे, ये हो गया 3 पे, अब 2 to the 4 पे ये आ गया, अब 5 पे क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि इसका क्या राइट चाइल्ड नहीं है, ये देखिए, ठीक है। जैसे अभी 11 है, ये 3 पे है, तो इसका लेफ़्ट चाइल्ड कहाँ पे आना चाहिए था, 6 पे, तो 6 पे कोई लेफ़्ट चाइल्ड है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, -1। तो जहाँ पे आपका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती वहाँ पे आप -1 डाल दोगे एरे रिप्रेजेंटेशन की केस में, ठीक है। तो अगर तो आपका बाइनरी ट्री फुल है या कंप्लीट है तो उस केस में तो आपका जो एरे वाली रिप्रेजेंटेशन है वो सही काम करती है। बट अगर आपके पास इनकम्प्लीट ट्री है, जैसे ये वाला ट्री है, तो इसमें आपकी मेमोरी वेस्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ द टाइम यू हैव टू स्टोर ओनली -1, विच मीन्स दैट दिस वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, मतलब आपने ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू किसको दे दी, सिर्फ -1 को दे दी, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक लिस्ट का तो आपको सिंपली पता ही है कि आपके पास यहाँ पे इन्फो होती थी, यहाँ पे लेफ़्ट का एड्रेस डाल दो, यहाँ पे आप राइट का एड्रेस डाल दो, ठीक है। अगर आपका लेफ़्ट वैल्यू नहीं है तो आप नल कर दोगे, अगर राइट वैल्यू नहीं है तो उसको नल कर दोगे, ये आपका लिंक लिस्ट में सीधा ही होता था, ठीक है। उसके अलावा एक हमारे पास स्पेशल होती है पैरेलल एरे सिस्टम रिप्रेजेंटेशन। पैरेलल एरे सिस्टम में क्या है कि आपने 3 आप एरे यूज़ करते हो, लेफ़्ट एरे, इन्फो और राइट एरे। इन्फो मतलब आपकी जो वैल्यू है, लेफ़्ट एरे रिप्रेजेंट करता है कि मतलब ए का लेफ़्ट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और राइट वाला एरे बताएगा कि ए का राइट कहाँ एग्जिस्ट करता है, उसी आपकी इन्फो का। जैसे देखिए इसमें क्या किया, हमारे पास ये वाली हैं ABCDEF, इसने क्या सीधा लिख दिया, इसको ABCD सारा एज इट इज़ लिख दिया, उसको नंबरिंग दे दी 1 2 3 ये ऐसे कर दिया। अब ए का लेफ़्ट कौन है, बी किस पोजीशन पे, 2 पे, तो यहाँ पे इसने 2 दे दिया कि ए 2 सेकंड पोजीशन पे चले जाओ, जो सेकंड पोजीशन पे वैल्यू है वो उसका ए का लेफ़्ट है। अब ए का राइट कौन है, सी, तो उसने यहाँ पे लिख दिया 3। अब बी का देखिए ना लेफ़्ट है ना राइट है, तो उसने बोल दिया -1, कुछ भी नहीं है। अब सी का लेफ़्ट कौन है, डी, अब डी कहाँ पे पड़ा है, 4 पे, इसलिए यहाँ पे लिख दिया इसने 4। अब सी का राइट कौन है, ई है, तो ई कहाँ पड़ा है, 5, इसलिए यहाँ पे इसने लिख दिया 5, ठीक है। तो इन्हें हम बोल देते हैं पैरेलल एरे रिप्रेजेंटेशन, क्लियर है। जैसे यहाँ पे ये डी आ गया, तो डी का लेफ़्ट क्या है आपका एफ़, ठीक है, तो एफ़ कहाँ पड़ा हुआ है, 6 पे, तो यहाँ पे 6 कर दिया। अब जी कहाँ पे पड़ा हुआ है, 7 पे, तो इसके राइट वाले एरे में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या डाल दी, 7, ठीक है। अब ई के केस में ये ई एफ जी के कोई चाइल्ड ही नहीं है, तो उन्होंने सभी जगह क्या कर दिया, -1, तो इन्हें हम बोलते हैं पैरेलल एरे सिस्टम। तो ये वाला सिस्टम जो हम यूज़ करेंगे आगे जब हमने ट्रैवर्सिंग हम स्टडी करेंगे, तो हम इस सिस्टम के बेसिस पे जो है वो एग्जांपल्स को समझेंगे, ठीक है। अभी आता है आपका ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल मतलब क्या है कि आपने ट्री की हर नोड को असेस करना होता है, यू हैव टू असेस एवरी नोड वंस, एक बार आपने हर ट्री की जो नोड है उनको असेस करना है। तो अब असेस करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, या तो DFS होता है या BFS होता है, यही आप ग्राफ्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब DFS में क्या है कि हम डिसेंडेंट्स ऑफ अ चाइल्ड
वी प्रोसेस ऑल द डिसेंडेंट ऑफ अ चाइल्ड बिफोर प्रोसेसिंग द नेक्स्ट चाइल्ड। मतलब DFS में क्या, डेप्थ फर्स्ट स्टेप, डेप्थ में मतलब गहराई में जाओगे, नीचे को जाओगे, तो आप क्या करोगे, जितने भी उसके डिसेंडेंट्स हैं, जितने भी चाइल्ड के डिसेंडेंट्स हैं, उन सभी को जो है वो आप असेस करोगे, ठीक है। मतलब पहले आप गहराई में जाओगे, फिर आप इस तरह विड्थ में जाते जाओगे। अब ब्रेड्थ फर्स्ट में क्या होता है कि आप सिंपल है कि आप लेवल वाइज, पहले आप लेवल 0 के सारे उठा लो नोड्स, फिर लेवल 1 की उठा लो, तो फिर आप लेवल 3 की उठा लो। मतलब BFS में तो आपने सिर्फ ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव करते जाना है, पहले लेवल 0 की नोड उठा लो, फिर लेवल 1 पे जितने भी नोड्स हैं वो सारी उठा लो, फिर लेवल 3 पे जितनी भी नोड्स हैं वो सारी उठा लो। उसको बोलते हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अब जो डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमने क्या बोला कि हम डिसेंडेंट्स को चेक करते हैं, यानी कि उसके चिल्ड्रंस को हम चेक करते रहते हैं, डिसेंडेंट्स को यानी चेक करते हैं, यानी कि हम उनके चिल्ड्रंस को चेक करते हैं। मतलब किसी भी नोड को प्रोसेस करने से पहले उसके बच्चों को देखा जाता है। तो उसको देखने के हमारे पास 3 मेथड हैं। हमारे पास मेथड है, एक है प्री ऑर्डर, एक है इन ऑर्डर और एक है पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। तो प्री ऑर्डर में क्या है कि आप जो है पहले नोड को सर्च करते हो। नोड हम यानी कि रूट बोल देते हैं इसको, वैसे नोड मतलब रूट होगा, नोड लेफ्ट और राइट, ये होता है प्री ऑर्डर। फिर पहले आपने रूट को सर्च किया, फिर उसके लेफ्ट चिल्ड्रन को चेक किया, फिर उसके राइट चिल्ड्रन को चेक किया, ठीक है। इन ऑर्डर में हो जाता है, लेफ्ट नोड सेंटर में आ जाएगी, राइट इधर आ जाएगा, ठीक है। इसे हम बोल देते हैं इन ऑर्डर। और पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट आ जाता है, फिर राइट आ जाता है, फिर आपकी नोड आ जाती है, नोड लास्ट में चली गई, मतलब आपकी नोड ही मूव कर रही है। ये तो लेफ्ट राइट ही रह रहा है, पहले नोड इधर थी, लेफ्ट राइट इधर था, इन ऑर्डर में नोड सेकंड में चली गई, लेफ्ट राइट ऐसे ही रह गया। पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट राइट पहले आ गया, नोड लास्ट में चली गई। तो अब ये होता कैसे वो हम देख लेते हैं। प्री ऑर्डर, अब हमारे पास जैसे ये ट्री है, तो हमें प्री ऑर्डर का अभी पता है कि हमने क्या देखना है, पहले रूट देखना है, देन उसका लेफ्ट देखना है, फिर राइट देखना है। रूट मेरे को बोलने की आदत है, वैसे ये नोड है, बुक के अकॉर्डिंग नोड है। पहले हमें नोड देखना है, फिर हमें लेफ्ट देखना है, फिर हमें राइट देखना है, ठीक है। तो पहले आप नोड देखोगे, जैसे नोड आ गई आपकी ए, पहले ए नोड आ गई, अब इसके लेफ्ट में चले जाओ बी। अब बी खुद ब खुद एक रूट नोड है, मतलब एक नोड है, इसके आगे फिर लेफ्ट को एग्जिस्ट करता है, तो आप इसके भी लेफ्ट में चले जाओ, तो क्या आ गया आपका डी, ठीक है। अभी आपका ये नोड वाला सिस्टम हो गया। अब जब डी पे चले गए तो इसका ना लेफ्ट है ना राइट है, अब पीछे को आना शुरू कर दो। अब बी को हमने असेस कर लिया, ठीक है। तो अभी किसकी बारी आ जाएगी, राइट की बारी आ जाएगी, ठीक है। नोड, पहले नोड लेफ्ट राइट, अब ये भी नोड थी, ये भी नोड थी, अब इसका ये लेफ्ट तो हो गया, क्योंकि अभी इसके डी का तो आगे लेफ्ट राइट बचा नहीं, तो अब बी पे वापस आ गए, तो बी का लेफ्ट तो हमने चेक कर लिया। अब हम राइट पे चले जाएंगे, तो राइट क्या आ गया ई। अब देखोगे तो अब ये वाला सारा सिस्टम पूरा हो गया, यानी कि ए का हमने पूरा का पूरा लेफ्ट जो है हमने चेक कर लिया है। अब हम आगे चले जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, सी के ऊपर, ठीक है। अब सी क्या है, खुद ब खुद एक नोड है, तो इसको हमने असेस कर लिया। उसके बाद आप इसके लेफ्ट साइड में चले जाओ, लेफ्ट में क्या आ गया, एफ, ठीक है। उसके बाद इसका राइट है नहीं, तो राइट में आप जाओगे नहीं, तो इस तरह इसको असेस करोगे। मतलब अगर आपने प्री ऑर्डर में लिखना है इस ट्री को, तो आप इस तरह लिखोगे ए बी डी ई सी एफ, ठीक है। ये हो गया प्री ऑर्डर रिवर्स ट्रेवर्सल, ठीक है। इसके एल्गोरिदम्स हैं, तो एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, हम स्टैक का यूज़ करते हैं प्री ऑर्डर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, इसको पहले एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद इसको चला के देख लेंगे ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए। तो पहले हमने क्या किया, टॉप एक स्टैक ले लिया, स्टैक के टॉप को +1 कर दिया, यानी कि उसके टॉप को बढ़ा दिया, वहाँ पे हमने क्या डाल दी, रूट नोड डाली सबसे पहले। उसके बाद आप 3 to 7 स्टेप को जो है बार बार रिपीट करते जा रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पॉइंटर में स्टैक ऑफ द टॉप को बाहर निकाल रहे हो, टॉप को -1 कर रहे हो। फिर आप 5 to 7 जो है रिपीट कर रहे हो, जब तक आपका पॉइंटर -1 ना हो जाए। आप उसके पॉइंटर की वैल्यू को असेस करते हो। अगर आपका राइट पॉइंटर जो है वो -1 के बराबर नहीं है, तो आप टॉप में टॉप +1 कर देते हो, और स्टैक के टॉप में आप राइट ऑफ द पॉइंटर डाल देते हो, और फिर आप पॉइंटर में लेफ्ट ऑफ द पॉइंटर डालते हो। ये एंड हो गया, रिटर्न हो गया, ठीक है। अब इसको हम चला के देखेंगे तब ये ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया है।
और प्री ऑर्डर का ये तो आपने सिर्फ याद रखना है कि आप रूट से स्टार्ट करते हो, तो जब तक आपके पॉइंटर यानी कि आपका सारे के सारा जो ट्री है वो खाली ना हो जाए, तो पहले आप नोड को असेस करोगे। अब इसको ऐसे ही याद रखना है, ये नोड को आप असेस करोगे, फिर आपने लेफ़्ट को असेस करना। अब लेफ़्ट अपने आप में एक नोड है, तो इसलिए आपको लेफ़्ट वाले को भी इस प्री ऑर्डर में डालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा प्री ऑर्डर का। अब उसके बाद राइट वाला अपने आप में एक सब ट्री है, तो उसको भी आपको प्री ऑर्डर में डालना पड़ेगा। तो आपको हर नोड के लिए इसी तरह करना पड़ेगा। अब ये याद रखना, हमने यही बोला था, पहले नोड असेस करेंगे, फिर लेफ़्ट को हम प्री ऑर्डर कर देंगे, फिर हम राइट को प्री ऑर्डर कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हमने किया था, पहले हमने नोड को असेस किया, फिर यही वाले लेफ़्ट को डाला, इसके भी फिर लेफ़्ट को डाल दिया, फिर जब ये लेफ़्ट वाला ख़त्म हुआ फिर राइट वाले को डाल दिया था। ठीक है, तो उसी तरह आपका यहाँ पे एल्गोरिथम है, पहले नोड, फिर लेफ़्ट, फिर राइट। अब इसको चला के देखते हैं डायरेक्टली। अब देखिए ये हमारे पास है ए बी, ये सारा है, तो इसका जो आंसर है वो आपका क्या आना चाहिए। पहले हम आंसर लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो पहले रूट पे चले जाओ, पहले आ गया ए, उसके बाद लेफ़्ट में चले जाओ बी अपने आप में रूट है तो वो भी क्या जाएगी। उसके बाद फिर लेफ़्ट में चले जाओ डी, उसके बाद फिर लेफ़्ट में चले जाओ एफ़। अब ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो एफ़ के बाद क्या आएगा, राइट पे जी। उसके बाद ये वाले का काम ख़त्म हो गया, इतना इतना ख़त्म हो गया। अब ये वाला रह गया ई। अब यहाँ तक सारा आपका ट्री ख़त्म हो गया। उसके बाद ये तो आ गया, यानी कि ये रूट हो गया, ये लेफ़्ट सारा हो गया। अब हमें राइट पे जाना है, तो राइट में पहले आ जाएगा आपका सी, फिर आ गया आपका एच। ठीक है, तो अभी इन्होंने क्या किया, ये आपको सिर्फ बता दिया कि अभी ये पैरेलल एरेज़ का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम जो स्टार्टिंग से करते हैं, क्या हुआ, मैं एक बार पीछे स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, एक बार आगे स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। ठीक है, तो देख लेना अभी ध्यान से। यहाँ पे ए आ गया, ए का लेफ्ट है 2 3, अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि 2 बी पे है और 3 जो है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए का लेफ्ट बी था, तो ए का जो राइट है सी। ये हमने अभी पहले बात की है, रिप्रेजेंटेशन जो पैरेलल रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो अभी देखिए सबसे पहले तो जो है आपका यहाँ पे आ गया पॉइंटर 1 पे, सॉरी ए पे आ गया। ठीक है, तो अभी आपने क्या किया, टॉप प्लस 1, स्टैक के टॉप में क्या डाल दिया, रूट। तो रूट में आपने क्या डाला, 1। अब देखिए ये 1, ये एड्रेस डाला। अभी पॉइंटर किसको, एड्रेस को रिप्रेजेंट करता, तो आपने 1 डाल दिया। ठीक है, अभी 1 डाल दिया। अब आगे चलो, 1 यहाँ तक आ गया, यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। अभी ये पहले वाला स्टैक की बात कर रहे हैं, पहले स्टार्टिंग में 0 था, अभी यहाँ पे 1 आ गया, पहला वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद देखिए अब क्या है, पॉइंटर में से जो भी स्टैक की वैल्यू उसको बाहर निकाल लो। ठीक है, पॉइंटर में से जो भी वैल्यू है उसको बाहर निकालो, यही हुआ ना। ये देखिए रूट डाला था, उसके बाद हमने क्या करना है, पॉइंटर में हमने क्या किया, स्टैक ऑफ टॉप सीधा ही बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो पॉइंटर में आपने स्टैक ऑफ टॉप बाहर निकाल लिया, यानी कि क्या बाहर आ गया, 1 बाहर आ गया, एड्रेस 1 बाहर आ गया। अब टॉप माइनस 1 कर दिया, यानी कि टॉप दोबारा से क्या हो गया, 0। टॉप दोबारा से क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है, जब तक पॉइंटर -1 नहीं हो जाता। ठीक है, तो अभी तो हमारे पास पॉइंटर क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इट मीन्स -1 नहीं है, तो हमें क्या करना है, राइट इन्फ ऑफ द पॉइंटर, यानी कि हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए। ठीक है, ए लिख दिया। अब इफ़ राइट पॉइंटर नॉट इक्वल टू -1, अगर इसका जो राइट पॉइंटर है वो -1 नहीं है, तो टॉप में टॉप प्लस 1 कर दो। अब देखिए इसका तो राइट पॉइंटर क्या है, 3 है, यानी कि -1 नहीं है। ठीक है, आपका क्या है, -1 नहीं है, तो इसमें क्या कर दिए, यहाँ पे 3 डाल दिए। ये देखिए यहाँ पे राइट पॉइंटर -1 नहीं है, तो टॉप प्लस 1 करके स्टैक ऑफ टॉप में राइट पॉइंटर डाल दिया, यानी कि हमने 3 डाल दिया, 3 यहाँ पे डल गया। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर में आपने क्या करना है, लेफ्ट ऑफ पॉइंटर डाल देना। अब पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगा, ये वाला पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगा, लेफ्ट ऑफ द पॉइंटर। लेफ्ट ऑफ द पॉइंटर अभी पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा था, 1 को, तो लेफ्ट ऑफ द पॉइंटर की हो गया 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, अब फिर दोबारा यहाँ पे आ जाओ। अब देखो क्या डालना है, दोबारा टॉप प्लस 1, यहाँ पे क्या डालेंगे हम, सेकंड स्टेप में क्या डालेंगे, यहाँ पे 2, क्योंकि अभी रूट कौन बन गई, 2 बन गया, तो रूट 2 डाल दिया। ठीक है, 2 डाल दिया, उसके बाद 2 को हमने रीड कर लिया यहाँ पे, ये दोबारा वही सिस्टम सेम, 2 को हमने रीड कर लिया, यानी कि किसको रीड कर लिया, बी को रीड कर लिया। अब दोबारा यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ तक हमने रीड कर लिया। ये देखिए राइट इन्फो पीटीआर में अब डायरेक्ट कर रहा हूँ,
मैं अकेले के लिए स्टेप पे नहीं जा रहा, सीधा ये रीड कर लिया हमने। उसके बाद हमने फिर चेक किया राइट क्या है, -1 है या नहीं है। अब देखो इसका राइट क्या है, -1 नहीं है, तो हमने क्या करिए इसको डाल दिया इसमें 5। ये देखो यहाँ पे क्या डालेंगे, टॉप स्टैक ऑफ टॉप में क्या डाल देंगे, इसका राइट पॉइंटर डाल देंगे। तो 3 का इस वाले का क्या बन गया आपका, ये आ गया आपका 5, ठीक है। क्या आ गया आपका 5 आप डाल दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किया, 5 इंसर्ट किया। तो यहाँ पे देखिए ये 5 इंसर्ट हो गया। पहले हमने 3 इंसर्ट किया था, यानी कि ये 3 किसका है, राइट है ए का, ये किसका राइट चला गया, बी का, ठीक है। अब पॉइंटर में उसका फिर लेफ्ट पॉइंटर, अब 3 का लेफ्ट पॉइंटर देखो कौन है, सॉरी 2 का लेफ्ट पॉइंटर, यहाँ पे हम 2 का लेफ्ट पॉइंटर कर रहे हैं, ये राइट पॉइंटर है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये राइट पॉइंटर है। अब 2 का हमने लेफ्ट पॉइंटर देखना है, तो 2 का लेफ्ट पॉइंटर क्या है, 4, ठीक है। तो यानी कि अब पॉइंटर की वैल्यू किसको पॉइंट करने लग गई, 4 को। अब दोबारा यहाँ पे चले जाओ, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या डलेगा, 4, ठीक है। 4 वाले को ही हम रीड कर लेंगे। अब 4 पे बैठा कौन है वो देख लो, डी, ठीक है। तो हमने डी को जब असेस कर लिया तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी। तो इस तरह जब इस एल्गोरिदम को आप सारे को चलाओगे तो ये आपकी एज इट इज़ यही वैल्यू आएंगी। बस करना क्या है, आपने ये वैल्यूज़ को यहाँ से उठा के सिर्फ इस एल्गोरिदम में चला के देख लेना एक बार, ये चल जाएंगे। जैसे मैंने आपको ये 2 स्टेप करके दिखा दिए, ये एक स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, अब ये तीसरा स्टेप भी ऐसे चलेगा। उसी तरह चौथा, जब ये सारे स्टेप चला दोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये जो है प्री ऑर्डर है, ये आपका बन जाएगा। तो आप स्टैक को भी साथ के साथ समझते जाना। अब अगले स्टेप में क्या होगा, 7 आ जाएगा, फिर ये तीनों के तीनों रीड हो जाएंगे, फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 भी लास्ट में रीड हो जाएगा। इसको करके देख लेना, ये आपकी बुक पे आसानी से हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, पर आप अगर आप बुक पे करोगे इसको पेन पेंसिल के साथ तो ये आसानी से हो जाएगा। आपने सिर्फ इसको इसमें वैल्यूज़ डाल के देख लेना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होता है आपका, पहले आता है लेफ्ट, फिर आता है आपका नोड, फिर आता है आपका राइट, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, जैसे पहले चले जाओ ए पे, अब ए किसी का लेफ्ट नहीं है ना, इसके लेफ्ट में चले जाओ बी, अब बी भी एक है, इसका भी अपना लेफ्ट पड़ा हुआ है, तो यानी कि हम कहाँ पे पहुँच गए, डी पे पहुँच गए। अब डी का कुछ और लेफ्ट नहीं है, तो इससे इसका मतलब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डी। उसके बाद नोड, डी जो लेफ्ट है इसकी नोड कौन है, बी, तो आप बी लिख दो। बी का राइट कौन हो गया, ई, तो आप ई लिख दो। अब ये सारा का सारा अपने आप में एक लेफ्ट बन गया, तो इसका राइट इसका नोड कौन है, ए, ठीक है। उसके बाद चले जाओ यहाँ पे सी, अब सी का भी अपना एक लेफ्ट है, तो पहले जाओगे एफ, एफ के बाद सी। तो इन ऑर्डर में क्या, आपने पहले लेफ्ट वाले को प्रोसेस करना है, फिर नोड को, फिर आपने राइट को, ठीक है। इसका भी हम ये प्रोग्राम इसका ये एल्गोरिदम है सिंपल, मैं इसको पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम इसको भी एक बार चला के देख लेंगे। जैसे ये पॉइंटर में हमने रूट डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद रिपीट हमने स्टेप करने हैं, यहाँ तो टॉप नॉट इक्वल टू 0 या पॉइंटर जब तक -1 ना हो, ठीक है, तब तक हमें करता रहना है। तो इफ़ पॉइंटर नॉट इक्वल टू -1 तो टॉप में टॉप +1 करके स्टैक में एक वैल्यू प्लस कर दिया और पॉइंटर में लेफ्ट पॉइंटर डाल दिया। अदरवाइज़ क्या कर दिया है, पॉइंटर में हमने स्टैक ऑफ टॉप डाल दिया, टॉप का -1 कर दिया, उसकी इन्फो को प्रोसेस कर लिया, पॉइंटर में राइट पॉइंटर डाल दिया, ठीक है। अब इसको देखो आप पहले सीधा, अब इसमें भी ये सेम वही याद रखना है, ठीक है। इन ऑर्डर में पहले आपने लेफ्ट, फिर नोड, जब भी नोड प्रोसेस करनी है तब आपने लिखना है राइट इन्फो। इन्फो मतलब उस पॉइंटर पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, इन्फो पॉइंटर मतलब यहाँ पे एड्रेस है, और इन ऑर्डर उसके बाद आपने राइट। तो ये सेम वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया कि पहले आपको लेफ्ट सारे को प्रोसेस करना है, क्योंकि लेफ्ट अपने आप में पूरा का पूरा ट्री है। जब भी आप नोड पे आओगे तब आपने उसको असेस करना है, उसके बाद राइट अपने आप में पूरी के पूरा एक सब ट्री हो सकता है, तो इसलिए आप उसको भी आपने इन ऑर्डर के एल्गोरिदम में डालना है, ठीक है। अब ये देखिए एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इसकी जो आउटपुट आएगी, पहले हम आउटपुट लिख लेते हैं। तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए वो देखो, ये है लेफ़्ट है ना, तो हमें करना है ये देखिए लेफ़्ट नोड और राइट है ना। तो पहले जाएंगे यहाँ पे लेफ़्ट, इसका भी लेफ़्ट है, इसका भी लेफ़्ट है, इसका भी लेफ़्ट है, तो F आ गया सीधा ही। उसके बाद F की नोड D और F का राइट G, उसके बाद लेफ़्ट B आ गया,
उसके बाद आ गया ए, ठीक है, ए के बाद सी गए, सी का लेफ्ट कोई नहीं है तो इसलिए सी लिख देंगे, और राइट उसका लास्ट में लिखेंगे तो ई आएगा, ठीक है। तो एफ डी जी बी ए सी ई ये इसका रिप्रेजेंटेशन बनेगी। अब ये सेम, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये इसके एड्रेसेस हैं, ये इनकी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पे भी एड्रेस डाल रखे हैं कि ए का जो राइट पार्ट है वो सेकंड लोकेशन पे है, और ए का जो लेफ़्ट पार्ट है वो सेकंड लोकेशन पे है, और जो राइट पार्ट है वो थर्ड लोकेशन पे है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने कैलकुलेशन की है, देखिए इन्होंने बोला नोड कंसिडर कर रहे हैं। हमने पहले ए को कंसिडर किया, फिर बी को, फिर डी को, फिर एफ को। पहले इस साइड को गए थे ना, यहाँ इस तरह गए थे हम, ए पर गए थे, फिर बी पे, फिर सी डी पे, फिर एफ पे। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम लिख दिया, ए पर, बी पर, एफ पर, और यहाँ पे, ठीक है। तो अभी पॉइंटर देखो कैसे मूव करता है, देखिए इन्होंने बोला पॉइंटर में डाल दो आप रूट, ठीक है। पॉइंटर में हमने पहले डाल दी रूट, तो रूट में क्या डाला 1। अब मैं इस तरह लिख रहा हूँ ताकि समझना आसान हो जाए, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो पॉइंटर -1 नहीं है, अब टॉप में टॉप +1 कर दिया, तो यानी कि टॉप पहले 0 पे था, अभी 1 पे आ जाएगा, और स्टैक ऑफ टॉप में पॉइंटर चला जाएगा, यानी कि 1 चला जाएगा, ठीक है। अब पॉइंटर किसको पॉइंट करने लगा है, लेफ्ट को, यानी कि लेफ्ट, इसमें अगर लेफ़्ट की वैल्यू डालनी है पॉइंटर में, तो लेफ़्ट की वैल्यू क्या आएगी 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी पॉइंटर की वैल्यू 2। एल्स वाला केस तो चलेगा नहीं अब, क्योंकि हमने ये वाला केस चला दिया, तो ये वाला चलेगा नहीं, ठीक है। अब फिर आगे चले जाओ, अभी पॉइंटर की वैल्यू हो गया क्या 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 2, ठीक है। अब टॉप की वैल्यू क्या आ गई 2, और उसमें अगली वैल्यू क्या हमने डाल दी 2, और उसका लेफ़्ट डाला, तो लेफ़्ट देखिए यहाँ पे अब इसका क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया 4। अब नेक्स्ट केस में दोबारा पॉइंटर में क्या चला गया 4, यहाँ पे स्टैग हो जाएगा +1 3, यहाँ पे क्या चला जाएगा 4, और इसका लेफ़्ट देखो क्या है 6, यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। अब क्या डाला हमने 6, टॉप +1 हो जाएगा 4, उसमें हमने पॉइंटर कौन सा डाल दिया 6, ठीक है। और यहाँ पे अभी 6 का जो लेफ़्ट है वो होगा अब -1, ठीक है। 6 का जो लेफ़्ट है वो हो गया अब -1, तो अब यहाँ पे क्या चला गया, ये -1 हो गया। अब जब -1 हो गया, अब नेक्स्ट टाइम जब हम वैल्यू डालेंगे तो रूट में क्या आ जाएगा -1, तो अब ये वाली इफ़ कंडीशन चलेगी नहीं, ये वाला पोर्शन चलेगा नहीं, अब अगले वाला पोर्शन चलेगा। तो अब अगले वाले पोर्शन में क्या किया उसने, देखिए पॉइंटर में क्या डाला स्टैक ऑफ द टॉप, तो स्टैक ऑफ द टॉप में क्या अब आपका क्या है 6, ये देखिए यहाँ पे 6 था, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। अब यहाँ पे भी देख लो डायग्राम में भी उन्होंने यही किया, अब यहाँ पे 1 है, ये 2 4 6, अब टॉप पे क्या है 6, तो सबसे पहले 6 असेस हो गया, यानी कि 6 पे कौन था देख लो, अब 6 पे था आपका F, 4 पे कौन था आपका D, 2 पे कौन था आपका B, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आएगा F D, ये B नहीं अभी आएगा, मैंने ज़्यादा जल्दी कर दी, अभी हम उस एल्गोरिथम के साथ चलना था, एक मिनट। तो मैं सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा था कि पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। तो पहले आपका 6 निकला, आपका पहले 6 निकल गया, ठीक है। अब एल्गोरिथम के हिसाब से चलते हैं। 6 निकल गया तो आपने 6 को राइट कर देना है, 6 को राइट कर देना है, यानी कि आपका राइट हो गया F। उसके बाद पॉइंटर में क्या डालो, राइट ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। अभी पॉइंटर में क्या है आपका ये वाला 6 है, तो 6 का राइट देखिए क्या है -1, ठीक है। तो जब -1 आएगा तो फिर आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये अकेली चलेगी, तो इसलिए नेक्स्ट केस में आपका D भी निकल जाएगा, नेक्स्ट केस में आपका D भी निकल जाएगा, ठीक है। अब जब D का यहाँ पे हमने रीड कर लेंगे, तो D का जब राइट देखोगे तो D का राइट क्या है आपका, देखो 7, ठीक है। तो अब पॉइंटर में क्या चला जाएगा 7, तो जब यहाँ पे 7 आएगा तो स्टैक ऑफ टॉप में आप फिर 7 राइट करोगे, ठीक है, और उसमें लेफ़्ट डालोगे, तो लेफ़्ट 7 का लेफ़्ट जो है -1 है, तो जब -1 7 का जो लेफ़्ट है वो -1 है, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम -1 आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन जो इतनी वाली है ये वाली फेल हो जाएंगी, ये चलेगा, तो आपका 7 रीड हो जाएगा, तो 7 जब रीड होगा तो FDG आ जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पे 4 आएगा, इसके बाद ये 7 आएगा, इन्होंने ये देखिए 4 निकला, ठीक है, मैंने भी यही किया ना, आपका 2 भी निकाल लिया था, 4 भी निकाल लिया था, यहाँ पे 4 भी निकाल लिया, यहाँ पे 2 और 1 बचा था, उसके बाद आपने 7 डाला, फिर 7 निकल जाएगा। इस तरह आप इसको जब स्टेप बाय स्टेप करते रहोगे तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको एल्गोरिथम चला के देखने हैं इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे, तो ये चल जाएंगे, तब आपको ये जो है एल्गोरिथम याद रहेंगे, अदरवाइज नहीं। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेफ्ट राइट और देन नोड। हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट और देन नोड। अब इसमें क्या है, देखिए जैसे ए है, ए का भी हमारे पास लेफ्ट है, बी का हमारे पास लेफ्ट है, अब इसका आगे लेफ्ट नहीं है तो हमारे पास डी पे ख़त्म हो गया, हमने डी से शुरू करना है। अब डी का राइट ई का नोड बी, ठीक है। अब उसके बाद ए पे चले जाओ, ए का अपना राइट है तो आप राइट पे चले जाओ, सी का अपना लेफ्ट है तो लेफ्ट पे चले जाओ, तो आगे क्या आएगा एफ, देन राइट है नहीं, सी के बाद आएगा आपका ए, ठीक है। तो इस तरह आप ये पोस्ट ऑर्डर करते हो, पहले आपने लेफ्ट को प्रोसेस करना है, फिर राइट को, फिर नोड को। तो पहले मैं क्या देख रहा हूँ, ए पे चला गया, ए का लेफ्ट है, बी का भी लेफ्ट है, लेफ्ट पे चले जाओ, इसका आगे लेफ्ट नहीं है, आप खत्म कर दो, राइट भी नहीं है तो खत्म कर दो। अब डी का सिबलिंग देखना है आपका, यानी कि डी का राइट देखना है, तो डी का राइट क्या बन गया ई, उसके बाद इन दोनों का नोड क्या है बी, तो ये इतना सब ट्री खत्म हो गया। उसके बाद ये सारा का सारा क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। अब इसका राइट पे चले जाओ, सीधा ही राइट पे चले जाओ, तो ये वाला हिस्सा राइट है। अब राइट पे जब सी पे गए तो सी का अपना लेफ्ट है, तो लेफ्ट पे चले गए, हमने एफ लिख दिया। अब एफ के साथ इसका सिबलिंग राइट नहीं है तो इसलिए नहीं लिखा, नोड उसका सी आ गया। अब ये पूरा का पूरा राइट कंप्लीट हो गया। जब राइट कंप्लीट हो गया, लेफ्ट भी कंप्लीट, राइट भी कंप्लीट, तो अभी नोड पे जाना, तो लास्ट में क्या आ जाएगा ए, ठीक है। अब इसका हम जो है ये एल्गोरिथम देख लेते हैं, इसका भी एल्गोरिथम सेम ही है, मतलब एल्गोरिथम तो है, आपको सिर्फ चला के देखने हैं। अब इसमें क्या है, पॉइंटर में हमने रूट डाल दिया, ये टॉप ये कर दिया, मैं इसको सिर्फ चला के दिखाता हूँ डायरेक्टली। अब ये सेम ही है, हमने लेफ्ट राइट और नोड, मतलब आपने पहले ये वाला एल्गोरिथम बनाना है, उसके बाद इस तरह आपने कॉल करनी है, तब आपका प्रोग्राम बनेगा। तो इसमें क्या है कि आपने ये एक सब फंक्शन बनाता है कि ये फंक्शन बनाता है, इस फंक्शन में से आपने इसको कॉल करनी होती है, ठीक है, जब आप प्रोग्राम बनाओगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब इसको मैं एल्गोरिथम के साथ देखिए क्या है, यहाँ पे ये इन्होंने कर दिया, ये सारा अभी क्लियर है आपको। अब जब ए नोड कंसीडर होगी, ठीक है, तो अब देखो क्या है, पॉइंटर में डाला रूट, यानी कि रूट की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। टॉप में पहले ही 1 डाल रखा है इन्होंने, टॉप को पहले ही 1 तक कर रखा है, और स्टैक ऑफ टॉप को 0 कर दिया। पहले ही इन्होंने पॉइंटर में पहले रूट की वैल्यू पॉइंटर में डाल दी, टॉप को पहले 1 कर दिया, उसके बाद इसको 0, अगर बाई चांस रूट नोड आ गई तो ये इसको 0 कर रहे हैं, ठीक है, आपके टॉप को दोबारा नीचे लेके जा रहे हैं। उसके बाद रिपीट वाइल पॉइंटर, जब तक आपका पॉइंटर -1 नहीं हो जाता। अब देखिए पॉइंटर -1 नहीं है तो टॉप को दोबारा टॉप +1 किया इन्होंने, स्टैक ऑफ टॉप में पॉइंटर डाल दी, यानी कि पहली वैल्यू डाल दी, ठीक है। और इफ़ राइट, अगर उसका राइट नहीं है तो स्टैक में एक और वैल्यू डालो, स्टैक ऑफ टॉप इज इक्वल टू राइट, माइनस में वैल्यू डाल रहे हैं। अब ये देखिए माइनस में वैल्यू डाल रहे हैं राइट पॉइंटर की, तो अब इसकी माइनस राइट वैल्यू है -3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3, ठीक है। और फिर पॉइंटर को लेफ्ट साइड पे लेके चले जाओ, ठीक है। अब पॉइंटर की वैल्यू अब इन्होंने अपडेट की, यहाँ पे अपडेट क्या किया लेफ्ट वाली को, तो लेफ्ट क्या है आपका 2, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका 2, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंटर में ये अब यहाँ से देखो आप, पहले ए था, पॉइंटर आपका 1 ही कंसिडर हो रहा है, आपका टॉप 2 बार प्लस हो गया, टॉप 2 पे चला गया, 3 पे चला गया, एक पे 1 चला गया था, एक पे -3 चला गया, जो हमने करके देख लिया, एक पे 1 चला गया, एक पे -3 चला गया। अब आपका लेफ्ट पॉइंटर पे चले गए, ठीक है। अब ये रिपीट कब तक करना है, जब तक आपका पॉइंटर -1 नहीं आता है ना। तो 2 अब दोबारा यहाँ पे चले गए, फिर इसी पोजीशन पे चले गए। जब 2 को कंसीडर करोगे, यानी कि बी को कंसीडर करोगे, तो आपका जो टॉप है वो एक ही बार प्लस होगा। एक ही बार क्यों प्लस होगा, ये देखिए टॉप एक बार प्लस हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो है एक पोर्शन हुआ, एक नहीं होगा। हाँ, इसका देखिए लेफ्ट पोर्शन है, राइट नहीं है, ठीक है, राइट नहीं है। तो जब राइट नहीं है तो ये वाला हिस्सा चलेगा नहीं, एक ही बार टॉप जो प्लस होगा उसमें ये 2 चला जाएगा, और लेफ्ट की वैल्यू जो है वो अपडेट कितनी हो जाएगी 4, लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपडेट 4।
तो जब 4 को हम कंसीडर करेंगे तो उसके भी लेफ्ट और राइट है, तो ये दो वैल्यूज़ टॉप दो बार प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या हो रहा है, जब f के बाद क्या हो रहा है ये देखो अब, ठीक है। तो यहाँ तक ये देखिए ये सारी वैल्यूज जो इन्होंने यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा दी, पहले 0 गया फिर 1 गया, ये देखिए ये 0 कहाँ से आया, यहाँ से, यानी कि टॉप के जो पहले वैल्यू है यानी कि उसकी फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या कर दिया, 0 सेट कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे ये 0 है। उसके बाद 1 इंसर्ट किया था, ये देखो ये 1 इंसर्ट हो गया, फिर -3 इंसर्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर 2 हो गया, यहाँ से देख लो, फिर ये 2 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया, फिर -7 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, अब यहाँ पे ये देखिए 6 हो गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब उसके बाद इसने जो है निकालना शुरू करेगा ये वैल्यूज़ को, ठीक है, यानी कि पॉइंटर की वैल्यू हमारे पास है 6, तो 6 का यहाँ पे क्या है देखो ये f है। अब 6 के केस में जब 6 पे आ जाएंगे तो इसका जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, लेफ़्ट पॉइंटर को। तो जब लेफ़्ट पॉइंटर -1 होगा तो ये वाली जो लूप है ये नहीं चलेगी। जब ये वाली लूप नहीं चलेगी तो पॉइंटर में क्या कर रहे हैं, अब स्टैक ऑफ टॉप निकाल रहे हैं, यानी कि हमने किसको निकाल लिया, अब 6 को निकाल लिया, टॉप को नीचे ले गए, 6 को निकाल लिया, टॉप को नीचे ले गए, ठीक है, टॉप अब यहाँ पे आ गया। अब ये 7 का मतलब -7 का 7 कैसे हुआ है वो देखिए। अब क्या किया, राइट ऑफ द इन्फो पॉइंटर, पॉइंटर की जो वैल्यू उसको असेस कर लो, यानी कि 6 पे क्या ऑन था वो असेस कर लो, 6 पे था आपका f, तो आपने f को यहाँ पे असेस कर लिया। अब देखिए पॉइंटर में स्टैक ऑफ टॉप दोबारा डालो, ठीक है, पॉइंटर में स्टैक ऑफ टॉप दोबारा डालो, टॉप को एक माइनस कर दिए, इफ़ टॉप इज इक्वल टू 1 तब तो रिटर्न कर देना है, अदरवाइज क्या करना है, यहाँ पे देखिए इफ़ पॉइंटर इज लेस देन 0, अगर वो लेस देन है तो उसकी उसके आगे माइनस का निशान इन्होंने एक और लगा दिया है, इसलिए ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव हो गई है। ये देखो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, माइनस का क्या हो गया पॉजिटिव, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम अब ये 7 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 7 का भी लेफ्ट पॉइंटर नहीं है, फिर अगली बार 7 बाहर निकल जाएगा, उसी तरह फिर 4 3 ये सीरीज में निकलते रहेंगे। तो करना क्या है, आपने इस डेटा को बस इस एल्गोरिदम के ऊपर ये चला के देख लेना, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ बाइनरी ट्री है जिसमें क्या है कि आपकी जो नोड होती है यहाँ पे लेफ्ट नोड होती है और यहाँ पे राइट नोड होती है। जो लेफ्ट नोड है इट विल बी ऑलवेज बी लेस देन नोड, मतलब जो आपकी लेफ्ट साइड होगी वो रूट नोड से लेस देन होगी, और जो राइट नोड होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी हमेशा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 50, ये जो 30 है ये लेफ्ट मतलब रूट नोड से ये वाली वैल्यू लेस देन है और ये वाली आपकी ग्रेटर देन है। यहाँ पे देखिए ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, और यहाँ पे ये लेस देन है। तो बाइनरी सर्च ट्री में हमेशा क्या होता है कि लेफ़्ट साइड की जो वैल्यूज़ है वो रूट नोड से कम होती हैं, और जो राइट साइड वाली वैल्यू हैं वो या तो ग्रेटर देन होंगी या फिर वो बराबर होंगी, ठीक है। तो इसी कारण इसमें जो सर्चिंग करनी वो आसान है, क्योंकि आपको सर्च करने का क्या सीधा सिस्टम है, आपने रूट से स्टार्ट कर लिया, फ्लैग 0, सिर्फ आप एक झंडा लहरा रहे हो कि आपका वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो अगर 0 तो अभी तक काम नहीं हुआ, लोकेशन आप ढूंढ रहे हो किसी जिसको आपने ढूंढना है, तो आप क्या करते रहोगे जब तक आपका पॉइंटर जो है यानी कि आप पूरे ट्री को सर्च नहीं कर लेते, या फिर आपका फ्लैग जो है वो जब तक 0 रहता है। अगर फ्लैग 1 होगा यानी कि झंडा लहरा दिया तो इट मीन्स आपका जो लोकेशन आपको मिल चुकी है, या फिर आप लास्ट में पहुंच चुके हो और आपको लोकेशन नहीं मिली। तो क्या है कि आपने सीधा इन्फो ऑफ पॉइंटर यानी कि आपने रूट से स्टार्ट करना, रूट से कंपेयर करो, अगर वैल्यू मिल जाती है तो फ्लैग इज इक्वल टू 1 कर दो, अदरवाइज लोकेशन को सेव कर लो। अदरवाइज अगर वो वैल्यू इन्फो से लेफ्ट है तो आप लेफ्ट साइड पे जाके चेक कर लो, अगर वो ग्रेटर देन है तो आप राइट साइड पे जाके चेक कर लो। लास्ट में आपने सिर्फ फ्लैग चेक करना है, क्योंकि ये जो लूप है ये कब ख़त्म होगी, जहाँ तो आपका पॉइंटर ख़त्म होगा या आपका फ्लैग 1 होगा। तो जब पॉइंटर ख़त्म हो गया तो आप क्या कर रहे हो, आप सीधा फ्लैग को चेक कर रहे हो कि अगर फ्लैग 1 है तो इट मीन्स आपको आइटम मिल गई थी, आप लोकेशन भेज दो। अगर फ्लैग 1 हुआ ही नहीं है, ये 0 का 0 ही रह गया, तो आपका क्या है, सर्च अनसक्सेसफुल, आपको आइटम मिली नहीं, ठीक है। लोकेशन नल, मतलब स्टार्टिंग में ही आपने नल डिसाइड किया तो आपने नल भेज दिया। जैसे मान लीजिए आपने 60 को अभी 80 को ढूंढना है,
ठीक है, 80 को ढूंढना है, आप सीधे आ जाओ 50 पे, 80 से ग्रेटर देन आप राइट साइड पे चले जाओ, 70 से भी 80 बड़ा है तो आप फिर राइट साइड पे चले गए। अब 90 की वैल्यू के साथ आपने 80 को कंपैरिजन किया, अब इसके बराबर नहीं है तो इससे लेस देन है तो आप लेफ्ट साइड पे चले गए। तो इसी को हमने सिर्फ एल्गोरिदम में लिखा है, दोबारा देख लो, एल्गोरिदम कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा एल्गोरिदम है। आपने 80 को ढूंढना है, आपने क्या किया, 50 को 80 के साथ कंपेयर किया, नहीं है, बराबर नहीं है, ग्रेटर देन है, राइट साइड पे चले गए। 70 से कंपेयर किया, बराबर नहीं है, ग्रेटर देन है, फिर राइट साइड पे चले गए। 90 पे चले गए, 90 80 के बराबर नहीं है, लेस देन है, तो लेफ्ट साइड पे चले गए। अब इस नोड पे पहुंचे, 80 के बराबर है, अब इसको रिटर्न कर दो। तो इसी को हमने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया है, सिंपल। इसका इंसर्शन में भी इसी तरह होता है। आप क्या करते हो, जैसे यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये 65 को इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या देखेगा 50 से ये ग्रेटर देन है, अब राइट साइड पे चले जाओ। 70 से कंपेयर करो, अभी 70 से भी लेस देन है तो इसके लेफ्ट साइड पे चले जाओ। अब यहाँ पे 60 है, 65 60 से ग्रेटर देन, तो अब ये इस साइड पे चले जाओ। अब यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी, यहाँ पे इन्होंने इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी इंसर्शन भी सिंपल है, इसकी डिलीशन में सिर्फ प्रॉब्लम आती है, थोड़ी सी उसके स्पेशल केस हैं। तो इंसर्ट में देखिए क्या इन्होंने किया, ये तो अवेलेबल नल ओवरफ्लो, ये सिंपल वही सिस्टम है जो हमने पहले पढ़ रखा है लिंक लिस्ट में, ये मैं कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे देख रहा हूँ सिर्फ। अगर रूट नल, अगर वो पहली आइटम है फिर तो रूट पे ही डाल दो, अदरवाइज आपने 2 पॉइंटर सेव करने हैं, एक में रूट डालना है और रूट का तो कोई पेरेंट होता नहीं इसलिए उसको नल डाल दिया। ये पी मतलब पेरेंट, पॉइंटर का पेरेंट, PPTR मतलब पॉइंटर का पेरेंट, ठीक है। तो अभी क्या है, आपने PPTR में आप पॉइंटर डाल दो, मतलब आप एक आगे मूव कर रहे हो। अब इसको चला के देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी 50 है ना, अभी यहाँ पे देखो रूट डाला 50 का पॉइंटर तो कोई है नहीं, है ना। अब जब तक पॉइंटर नल नहीं हो जाता यानी कि हम आइटम को ढूंढ रहे हैं ना, तब तक करते रहो। अब PTR में पॉइंटर डाल दे यानी कि पेरेंट में कौन आ गया, 50 आ गया, है ना। तो इफ़ आइटम इज़ ग्रेटर दैन इन्फो ऑफ PTR, यानी कि 50 से अगर वो ग्रेटर दैन है तो आप राइट पे चले जाओ, ठीक है। तो राइट की वैल्यू यहाँ पे डालोगे तो राइट की वैल्यू क्या आ गई, 70 आ गई, यहाँ पे आ गया 70, ठीक है। और अगर ये लेस देन है, सॉरी, अगर ये उससे लेस देन होगा तो लेफ्ट डाल देंगे। अभी यहाँ पे चले गए, अब दोबारा ये स्टेप रिपीट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये स्टेप दोबारा रिपीट हो रहा है। अब फिर इसका पेरेंट सेव कर लिया, मतलब 50 की जगह अब कौन आ जाएगा, 70 आ जाएगा, ठीक है। अब 65 जो है वो इससे क्या है, ग्रेटर देन है, नहीं है, लेस देन है ना। तो अब लेफ़्ट में चले जाओ, लेफ़्ट में चले गए यानी कि 60 आ गया। अब पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी, 60, मतलब अब ये वैल्यू आ गई 60। तो अब पेरेंट में कौन है, 70 है, और पॉइंटर में कौन है, 60 है। अब उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पे चले जाओ, अब पेरेंट में कौन आ गया, 60 आ गया। अब जो 65 है वो इन्फो से ग्रेटर देन है, अब राइट पे चले जाओ, ठीक है। तो 60 का जो राइट है वो अब खाली है, ये देखिए, अब 60 का जो राइट है वो खाली है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। अब पेरेंट में ये आपका 60 आ गया। अब पॉइंटर में, क्योंकि राइट पॉइंटर में क्या खाली है तो पॉइंटर की वैल्यू क्या आ जाएगी, नल। अब ये PPTR की वैल्यू हमारे पास बच गई, सिर्फ PPTR की वैल्यू क्या बच गई, 60। PTR में हमने राइट डाल दिया यानी कि खाली डाल दिया, तो अब ये कंडीशन फेल हो जाएगी, ये यहाँ पे ख़त्म। अब हाँ फाइनली हमारे पास जो आइटम है वो हमने देखनी है। अब PPTR की वैल्यू में के साथ हम आइटम को कंपेयर कर रहे हैं, अगर तो वो लेस देन है, ठीक है, तो लेफ्ट में डाल दो, अदरवाइज राइट में डाल दो, यानी कि PPTR के राइट में वो न्यू वैल्यू डाल दो, यानी कि 60 आपका राइट में आ गया, यहाँ पे 65 जो है ये इसके राइट में चला गया, बस, ठीक है। अब ये है डिलीशन का केस स्पेशल इसका। बाइनरी सर्च ट्री में जब डिलीट करते हैं तो उसका 3 केस बनते हैं। एक केस तो वो नोड है जिसकी कोई भी चाइल्ड नहीं है, एक वो केस है जिसका एक ही चाइल्ड है, अब एक वो केस है जिसके 2 चाइल्ड है। तो 3 केस है डिलीशन के। अब पहले केस में क्या है कि जिसका कोई चाइल्ड नहीं है उसको तो सीधा ही आपने नल कर दिया, जैसे इसके पेरेंट का आपको पता होना चाहिए, उसके पेरेंट में आप जो है वो उस वैल्यू को, लेफ्ट है तो लेफ्ट को नल कर दो, राइट है तो राइट को नल कर दो, ख़त्म। जैसे यहाँ पे पेरेंट का पता था, पेरेंट को हमने क्या कर दिया, नल, तो ये ख़त्म हो गया एक केस। दूसरे केस में क्या है कि पेरेंट का भी पेरेंट पता होना चाहिए, यहाँ ये पेरेंट है और पेरेंट का पेरेंट भी हमें पता होना चाहिए। तो
अगर इसको डिलीट करना है, अगर ये पेरेंट का लेफ़्ट था तो अभी ये 40 भी इसका लेफ़्ट बन जाएगा, ठीक है। अगर ये बाई चांस इसका राइट होता तो ये भी राइट बन जाता। तो हमने क्या किया, पॉइंटर के पेरेंट में, मतलब अगर कंफ्यूज हो रहा है सीधा देखो, अगर जिसको हमने डिलीट करना है अगर वो पेरेंट पॉइंटर के लेफ़्ट में है तो जो उसके नीचे वाली वैल्यू है वो भी उसके लेफ़्ट में चली जाएगी। बस आप इतना याद रखो, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला केस स्पेशल। अब इस केस में क्या होता है, इन्होंने सक्सेसर लिया होता है, इन ऑर्डर सक्सेसर। इन्होंने क्या लिया होता है, इन ऑर्डर सक्सेसर। अब इन ऑर्डर सक्सेसर देखो कैसे बनता है। इन ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा है, लेफ्ट, नोड और राइट, है ना। तो पहले हम इसका बना ही लेते हैं। पहले ये नोड होगी, ये लेफ़्ट हो गया, अब लेफ़्ट का राइट आ गया 40, नोड आ गई 30। उसके बाद लेफ़्ट, नोड और राइट, ठीक है। लेफ़्ट आ गया 50 का लेफ़्ट है, 30 का लेफ़्ट कोई है नहीं, तो हम इसके जो है नोड 30 आएगा पहले आएगा 30, अब आएगा 40, उसके बाद आएगा 50, ठीक है। ये लेफ़्ट सारा कवर हो गया। उसके बाद नोड 50 लिख दिया, अब यहाँ पे चले गए 70, है ना। 70 का लेफ़्ट है 60, तो 60 आ गया। 60 का नोड कौन है अब, 70। 70 के बाद ये वाला आ गया, 90 का लेफ़्ट है 80, और 80 का नोड आ गया 90, और लास्ट में आ गया 100। तो अब ये क्या करते हैं, ये इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ लेते हैं। जैसे इन्होंने 70 को डिलीट करना है तो इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढ लो, इसके आगे वाला ढूंढ लो। इन ऑर्डर सक्सेसर कौन है, 80। अब 70 को डिलीट कर देना और 70 की जगह 80 को ले आना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये देखिए, इसको यहाँ से इन्होंने 70 को डिलीट किया, 80 को यहाँ से निकाल के यहाँ पे डाल दिया। तो इसमें अभी दो मतलब स्टेप हो जाएंगे। एक तो 80 को यहाँ से निकालोगे तो यानी कि 80 का आगे कोई चाइल्ड नहीं है, बट इन केस 80 का अगर चाइल्ड होता तो आपको उसको भी हैंडल करना पड़ता, उसको आपको यहाँ पे चिपकाना पड़ता 90 के साथ। तो अगर हम ये वाला केस समझ लेंगे तो सारे केस जो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसका एल्गोरिथम हम देख लेते हैं सिंपल, उसके बाद जो है हम इनको रन करके देखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सीधा जो पहले हम पढ़ लेते हैं सिंपल। ये है आपका सिंपल डिलीट करने का, जब आपके पास एक ही नोड है, ठीक है, सॉरी हाँ, ये है सिंपल डिलीट का, ठीक है। और ये है आपका जब उसका कोई भी ज़ीरो है, मतलब उसका कोई भी आगे चाइल्ड नहीं है, और ये आपका है जब आपके पास 2 हैं चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ से हम सर्च करना शुरू करेंगे। पॉइंटर में हमने रूट डाल दिया, फ्लैग डाल दिया, ये स्टेप हम रिपीट कर रहे हैं बार बार। उसको ढूंढ रहे हैं, पहले आइटम को ढूंढ रहे हैं, और उसके बाद जो आइटम मिल रही है उसको हम सेंड कर रहे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन उसको डिलीट करना है। मतलब वो 2 नोड हैं तो उसको डिलीट करना है, अगर सिंगल नोड है तो उसको डिलीट करना है, उस हिसाब से। अगर उसकी 2 नोड हैं तो ये इसको कॉल कर लेंगे, अगले वाले फंक्शन, इस वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। और अगर उसकी 0 नोड है तो सॉरी, अगर 2 नोड हैं तो जो अगले पीपीटी में मैंने बताया ये वाले को कॉल कर लेंगे, और अगर सिंगल है तो 0 नोड है तो इसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली चला के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाली डायग्राम को यहाँ पे बना लेते हैं एक बार, ताकि हमने समझना आसान हो जाए। 50, 30, 80, इसका 40, 40, 80 का 60, 90, 100, इधर 80 है, इधर 70 है, ठीक है। ये हम ओरिजिनल बना रहे हैं। अब ये क्या है, 50, ये 30, 40, 70, 60, 90, 80 और 100। मैंने ये वाली डायग्राम कॉपी की है, ये वाली कॉपी की है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 70 को डिलीट करना है, यानी कि हमने डिलीट कर उसको करना है 70 को, हम इस केस को लेके चल रहे हैं। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है, रूट हो गया 50, यहाँ पे मैंने लिख रखा है रूट हो गया 50, यानी कि पॉइंटर भी किसको कर रहा है, 50 को पॉइंट कर रहा है। अब आइटम जो है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, आइटम की वैल्यू क्या है हमारे पास 70, है ना। 70 अभी इन्फो के बराबर है, नहीं है। लेस देन है, नहीं है ना। ग्रेटर देन है, इट मीन्स पीपीटीआर में पॉइंटर की वैल्यू स्टोर कर दो, यानी कि पॉइंटर की पीपीटीआर में क्या क्या चला गया 70, और पीटीआर में राइट ऑफ द पॉइंटर डाल दो, यानी कि क्या चला गया 70।
50 का राइट देखिए कौन है 70, तो अभी पॉइंटर की वैल्यू क्या होगी 70, PPTR की वैल्यू होगी 50 और पॉइंटर की वैल्यू होगी 70। यहाँ तक क्लियर। अब दोबारा ऊपर चले जाओ, क्योंकि ये रिपीट तब तक स्टेप हो रहा है जब तक आपका पॉइंटर नल ना हो जाए या आपका फ्लैग जो है वो 1 ना हो जाए, ठीक है। अब 70 हो गया, तो अब यहाँ पे आ जाओ, फिर आइटम को अब चेक किया, अब आइटम बराबर हो गई, तो फ्लैग क्या कर दिया आपने 1, लोकेशन आपने पॉइंटर में डाल, पॉइंटर की जो वैल्यू है आपने लोकेशन में सेव कर ली, दैट्स इट। अब यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गया। तो यानी कि लोकेशन में अब आपका किसका पॉइंटर आ गया 70 का पॉइंटर आ जाएगा। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, वैसे तो पॉइंटर आएगा, मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 70 आ जाएगा। और लोकेशन में आपकी यहाँ पे ये 70 की लोकेशन आ गई, आप इतना याद रखो अभी, ठीक है। अब ये आपका लूप जो है ख़त्म हो गई। अब लोकेशन नल नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे अब इफ़ राइट ऑफ लोकेशन इज इक्वल टू नल, अगर उसका राइट लोकेशन नल है, अब इसका नल नहीं है, राइट नल नहीं है, एंड लेफ़्ट भी नल नहीं है, अगर इसका लेफ़्ट भी नल नहीं है, 70 का ना राइट नल है ना लेफ़्ट नल है, लेफ़्ट में इसके 60 है, राइट में इसके 90 है ना, तो किसको कॉल करेंगे 2 वाले को कॉल करेंगे। तो 2 वाले को रूट की वैल्यू क्या आ गई 50, क्योंकि रूट तो हमेशा से वही सेम रहेगा, क्योंकि रूट की वैल्यू तो अलग से है ना, 50 है, उसको तो हमने कॉपी किया था, तो रूट तो 50 का 50 रह गया, लोकेशन हमने 70 भेज दी, ठीक है। तो PPTR की वैल्यू यहाँ पे 50 की 50 रह गई, तो PPTR की वैल्यू हमने 50 भेज दी। अब आ जाओ अगले यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये 50 आ गया, रूट की वैल्यू आ गई 50, लोकेशन की आ गई 70, PPTR की वैल्यू भी आ गई 50। अब सक्सेसर में वाला डाला है ना राइट ऑफ द लोकेशन, अब लोकेशन क्या है 70, 70 के राइट में देखो कौन है 70 के राइट में है 90, तो सक्सेसर में क्या डाल दिया हमने 90, ठीक है। सक्सेसर में हमने क्या डाल दिया 90, और पेरेंट सक्सेसर में हम डाल दिया लोकेशन, यानी कि लोकेशन की वैल्यू 70 थी, तो पेरेंट ऑफ सक्सेसर में आ गया 70 और राइट साइड पे आ गया आपका 90। अब इन ऑर्डर को हम ढूंढ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, रिपीट वाइल द लेफ्ट सक्सेसर इज नॉट नल, जब तक लेफ्ट सक्सेसर जो वो नल नहीं हो जाता, ठीक है। तब हमने क्या किया, सक्सेसर को पेरेंट सक्सेसर में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, यानी कि हमने 90 डाल दिया, ठीक है। और सक्सेसर में क्या डाल दिया लेफ्ट ऑफ सक्सेसर, सक्सेसर की वैल्यू क्या थी अभी 90 थी, 90 का लेफ्ट क्या है 80, 90 का लेफ्ट क्या है 80, तो हमने यहाँ पे क्या डाल दिया इसका 80। कब तक करना है, जब तक लेफ्ट सक्सेसर नल नहीं हो जाता, है ना। अब सक्सेसर की वैल्यू हो गया 80, 80 का लेफ्ट साइड क्या है नल, तो यानी कि ये कंडीशन नहीं चलेगी, तो इट मीन्स हमारे पास पेरेंट की वैल्यू 90 रहेगी, सक्सेसर की हमारे पास 80 आ गई, लोकेशन की तो हमारे पास 70 पहले से है ही है। तो अब जब 80 आ गया, तो अब 80 सिंगल वैल्यू है जिसका लेफ्ट कोई पार्ट नहीं है, तो अब उसको हमने डिलीट करने के लिए भेजा किसके पास, जिसकी 0 नोड है, तो रूट 50 भेज दिया, सक्सेसर 80 चला गया, पेरेंट सक्सेसर क्या चला गया 90, 50, 80 और 90। अब इधर आ जाओ दोबारा, यहाँ पे हमने 50 रिसीव कर लिया, 80 रिसीव कर लिया, 90 रिसीव कर लिया। अब दोनों का अगर लेफ़्ट और राइट नल है लोकेशन का, यानी कि 80 जिसको हमने डिलीट करना है, तो चाइल्ड नोड क्या है सीधी नल, मतलब नल हमने सीधा ही चाइल्ड नोड को नल कर दिया, अदरवाइज हम उसके लेफ़्ट में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर एक ही नोड है जिसको इसका एक ही चाइल्ड है, जैसे ये केस था, अगर इसका एक ही चाइल्ड है और इसको अगर डिलीट करना है, ठीक है, तो जो ऊपर ये इसका अगर लेफ़्ट है ऊपर वाले का, तो इसको हम लेफ़्ट बना देते थे, अदरवाइज इसको राइट बना देते थे, ठीक है। तो वही इन्होंने किया कि चाइल्ड में जहाँ लेफ्ट डाल दो या राइट डाल दो, पर हमारे केस में तो दोनों ही नल है, तो इसलिए हमारे पास यही कंडीशन चलेगी सीधी नल वाली। तो इफ़ PPTR इज इक्वल टू नल, नहीं है हमारे पास नल, कोई बात नहीं। इफ़ एल्स इफ लोकेशन इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ PPTR, अगर लोकेशन जो है वो क्या है लेफ्ट ऑफ द PPTR है, लेफ्ट ऑफ द PPTR अब देखो क्या है, PPTR क्या है 90 आपकी होगी, लेफ्ट ऑफ द PPTR क्या है 80, है ना। तो ये देखिए लेफ्ट ऑफ द PPTR भी 80 हो गया, लोकेशन भी आपकी 80 है, ऊपर से रिसीव हुई है। तब आपने क्या करना है, लेफ्ट ऑफ द PPTR में चाइल्ड नोड डाल देनी है, लेफ्ट ऑफ द PPTR में चाइल्ड नोड डाल देनी है, यानी कि आपने क्या किया यहाँ पे नल डाल दिया, यहाँ पे नल डाल दिया, लेफ्ट ऑफ द PPTR, ये आ गया PPTR, इसमें आपने डाल दिया नल, नल यानी कि चाइल्ड नोड डाली, चाइल्ड नल तो है ही, नल है ना, यहाँ पे देखिए चाइल्ड नोड को हमने नल ही बना दिया था यहाँ पे, एल्स के केस में हम गए नहीं। तो इट मीन्स आपका अभी क्या हुआ, आपका 80 जो है वो यहाँ से डिलीट हो गया, यहाँ पे 80 अभी पहुँचा नहीं है पर यहाँ से डिलीट हो गया। अब आगे चले जाओ,
अब ये वाला आपका ख़त्म हो गया है ना। उसके बाद आप दोबारा आ जाओ, इफ़ पेरेंट्स सक्सेसर इज इक्वल टू नल। अब पेरेंट्स सक्सेसर जो नल है वो नहीं है हमारे पास, यहाँ पे 90 है, ठीक है। इफ़ लोकेशन इज द लेफ्ट ऑफ द PPTR, लोकेशन हमारे पास क्या है अब 70, और PPTR की वैल्यू क्या है, PPTR की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है ना। तो यहाँ पे PPTR की वैल्यू 50 है, तो लेफ्ट ऑफ द PPTR क्या हुआ आपका, देखिए लेफ्ट ऑफ द PPTR 30 है, तो लोकेशन हमारे पास क्या है 70, तो 70 30 के बराबर जो है वो नहीं है, तो इट मीन्स ये भी नहीं चलेगा। इसके अलावा नल भी नहीं है, लेफ्ट वाला केस भी नहीं, तो इट मीन्स राइट वाला है, तो हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ द PPTR में क्या डाल दिया, सक्सेसर। सक्सेसर की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखिए 80 बची, तो हमने राइट ऑफ द PPTR में डाल दिया, यानी कि राइट ऑफ द PPTR क्या है 50, यानी कि 50 के राइट में हमने डाल दिया 80। यहाँ पे हम डालना चाहते थे 70 को डिलीट करके, तो 80 यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट ऑफ द सक्सेसर, यानी कि इसके लेफ्ट में आप लेफ्ट ऑफ द लोकेशन डाल दो, यानी कि 70 की लेफ्ट वाला हिस्सा डाल दो। 70 का लेफ्ट वाला हिस्सा क्या था आपका 60, और राइट वाला हिस्सा क्या था आपका 90, तो वो सारा का सारा जो है वो एज इट इज़ आपका आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपका था कैसे आपने डिलीट करना इन केस ऑफ BST बाइनरी सर्च ट्री में। तो इसको हो सकता है एक बार ये क्लियर ना हो, करना क्या आपको, सिर्फ ये जो डायग्राम है इसको आपने अंडरस्टैंड करके इस एल्गोरिथम के ऊपर से चला के देखना है, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएंगे, तभी आप इसको याद करने में आपको आसानी रहेगी, अदरवाइज ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको। उसके बाद आते हैं आपके ग्राफ्स, ठीक है। तो ग्राफ्स क्या हैं, आपके ट्रीज़ के ही एडवांस वर्जन है, ये इसमें भी लीनियर डाटा, इसको भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। अब ये जैसे हमने ट्री में बोला कि हमारे पास जो प्रीडिसेसर है वो एक हो सकता है, पर सक्सेसर एक से ज़्यादा हो सकता है। ग्राफ के केस में क्या है कि हमारे पास प्रीडिसेसर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और हमारे पास सक्सेसर भी एक से ज़्यादा जो हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका सिंपल ग्राफ है, जैसे आपने कोई रोड वगैरह या कनेक्टिविटी को शो करना होता है, तब हम जो है ग्राफ का जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्राफ को टेक्निकली या मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो सर्कल हैं ये आपके होंगे वर्टिसेस, और ये जो लाइन होगी इन्हें हम बोलते हैं एजेस, ठीक है। ये जो कनेक्टिविटी V इज अ सेट ऑफ ऑल वर्टिसेस, ये वर्टिसेस हो गए, इनको V सेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम, E से रिप्रेजेंट करते हैं एजेस क्या करते हैं, दो वर्टिसेस को आपको कनेक्टेड करते हैं। एक तो डायरेक्टेड ग्राफ होता है, डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें आपका एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब जैसे यहाँ से यहाँ तक ये एरो लगा दिया, तो ये हो गया डायरेक्टेड ग्राफ। अगर एरो रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि डायरेक्शन को भी ये इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, या फिर डायग्राफ भी इसको बोल देते हैं। अगर ये डायरेक्शन को नहीं रिप्रेजेंट करते, मतलब हम डायरेक्शन को यूज़ नहीं करते, हमने सीधी ऐसे लाइन लगा रखी है, तो इसे हम अनडायरेक्टेड भी बोलते हैं। इट मीन्स आप किसी तरफ को भी मूव कर सकते हो। डायरेक्टेड मतलब आपने इसी साइड को मूव करना है, अनडायरेक्टेड मतलब आप किसी साइड को भी आप मूव जो है वो कर सकते हो। उसके बाद इसमें आता है पाथ, ठीक है। तो पाथ का मतलब क्या है, वही रास्ता जैसे हम ट्रीज में पढ़ते थे, जैसे ये A हो गया, यहाँ पे ये B है, ये C हो गया, ये D हो गया। तो अगर ये आपस में इस तरह कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो जैसे A to हम B जा सकते हैं, B to C जा सकते हैं, C to D आ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पाथ हो गया, A to D सीधा भी जा सकते हैं। तो पाथ की लेंथ जो है वो होती है नंबर ऑफ़ एजेस के ऊपर, जितने उसके रास्ते में एजेस आएंगे। जैसे इसकी लेंथ अगर गिने 1 2 3, A to B, B to C, C to D, तो 3 आ जाएगा इसका। सो लेंथ ऑफ द पार्टिसेस इज एजेस कनेक्टिंग द वर्टिसेस, जितने नंबर ऑफ एजेस इसमें आते हैं, ठीक है। अब पाथ को हम सिंपल बोलते हैं अगर उसमें कोई भी रिपीटिंग वर्टिसेस नहीं है, अगर उसमें रिपीटिंग वर्टिसेस नहीं है एक्सेप्ट फर्स्ट वन। अगर कई बार क्या होता है कि हम A से दोबारा A पे ही आ रहे हैं, तो ये एरो अगर इधर को लगा दोगे A B E D दोबारा A, तो ये आपका सिंपल a path is simple if has no repeating vertices except that v0 may be equal to vk, मतलब फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम हो सकता है, तो उसे हम सिंपल पाथ बोलते हैं। जैसे इन्होंने बोला द सीक्वेंस ABCD इज अ सिंपल पाथ फ्रॉम वर्टेक्स A to D, इट कंटेन्स नो रिपीटिंग वर्टेक्स। सॉरी, रिपीटिंग वर्टेक्स नहीं होना चाहिए इसमें,
मैं उल्टा बोल गया शायद, सिंपल में रिपीटिंग वर्टेक्स होता ही नहीं है। जैसे आपका यहाँ से A B C D, अगर लास्ट में ये दोबारा नहीं आया तो ये होगा आपका सिंपल पाथ। अगर आपका आ गया A B C D दोबारा B मान लो लिख दोगे तो ये आपका सिंपल पाथ नहीं रहेगा, इसमें रिपीटिंग वर्टेक्स हो गया, ठीक है। अगर बाई चांस फर्स्ट और लास्ट सेम होता है, मान लीजिए लिख दिया आपने A B C D, उसके बाद A तक दोबारा आ गया है, तो इसको बोलते हैं साइकिल। A cycle is a simple path consisting of a sequence of vertices such that starting and ending vertex are the same. स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला जो सेम होता है उसे हम बोलते हैं साइकिल। और जिस ग्राफ में साइकिल नहीं होता, अ ग्राफ डजंट कंटेन एनी साइकिल देन इट इज कॉल्ड ए साइक्लिक। अगर किसी ग्राफ में साइकिल नहीं बन रहा तो उसे हम बोल देते हैं ए साइक्लिक ग्राफ। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री की, ठीक है। तो डिग्री आते हैं नंबर ऑफ एजेस। मान लीजिए ये वर्टेक्स है तो इसकी तरफ जितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हैं तो उसको बोल देंगे इन डिग्री। अगर इसमें डायरेक्शनल ग्राफ की बात कर रहे हैं और जितने इससे एजेस जाएंगे उसे हम बोल देंगे आउट डिग्री, ठीक है। अगर ये डायरेक्शनल नहीं है तो जितने भी इसके साथ है वो ओवरऑल डिग्री बन जाएगी, ठीक है। जितने भी इसके साथ एजेस निकलेंगे, चाहे वो इन डिग्री वाले हैं या आउट डिग्री वाले हैं, अगर वो अनडायरेक्टेड है तो वो सारे के सारों को हम डिग्री बोल देंगे। अदरवाइज हम इन डिग्री और आउट डिग्री के साथ भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ओवरऑल डिग्री की बात करेंगे तो जितने भी इसमें से एजेस चाहे इसमें आ रहे हैं चाहे जा रहे हैं वो सारे के सारे डिग्री में काउंट होंगे। मतलब डिग्री मतलब इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों, और दोनों को अलग अलग भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। इन डिग्री जो आ रहे हैं और आउट डिग्री जो एजेस जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है कंप्लीट ग्राफ। इसमें कंसेप्ट आता है कंप्लीट ग्राफ का। ये सिंपल डेफिनेशन है, ये बुक में से आप देख सकते हो। कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या है कि इफ़ देयर आर एजेस फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू ऑल अदर वर्टेक्स। मतलब अगर मैंने ये एक वर्टेक्स बना दिया A, यहाँ पे ये B, ये C, ये D, तो A से B की भी कनेक्टिविटी, C की भी, D की भी। B की अब C के साथ भी कनेक्टिविटी है और D के साथ भी है। C की B के साथ भी होगी, A के साथ भी होगी और D के साथ भी। मतलब सारे एक दूसरे का सीधे सीधे कनेक्टेड है, उनको हम बोल देते हैं कंप्लीट ग्राफ। उसके बाद आता है कनेक्टेड। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है कि आप एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक किसी तरीके से पहुंच सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं कनेक्टेड। मतलब कि कोई भी रास्ता फॉलो करके आप वहां तक पहुंच जाओ। मतलब एक नोड दूसरी नोड से हमेशा रीचेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ऐसी नोड है जहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते किसी भी रास्ते के थ्रू, तो उसे हम बोल देंगे अनरीचेबल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ जब आपके रास्तों के साथ जो है उन्होंने कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लिख दी होती है, उनको वेट दे दिया होता है। वेट जो है आप टाइम भी बोल सकते हो, मनी भी बोल सकते हो, कॉस्ट, किसी तरह भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मान लीजिए जैसे मैंने लिख दिया कि ये वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2 है, इसके ऊपर 10 लगा दिया, तो हो सकता है वर्टेक्स 1 से 2 तक जाने के लिए 10 रुपये लगते हों या 10 मिनट लगते हों या 10 घंटे लगते हों, तो ये इसका वेट दे दिया, मतलब इस एज का कोई वेट दे दिया। अदरवाइज़ हम ये मान के चलते हैं कि ये सारे इक्वल हैं, मतलब A से D तक जाने का उतना ही टाइम लगता है जितना A से B तक जाने का है। तो यहाँ पे हम सेम मान के चलते हैं। अगर आपने वेट ना दिया हो तो, अगर वेट दिया तो इट मीन्स आपने डिफरेंशिएट किया होता है। उसके बाद आता है इसकी रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, जैसे A टू A कनेक्टिविटी, जैसे ये ग्राफ है। अब A से A की कनेक्टिविटी है तो 0, A से B की है कनेक्टिविटी, है ना, ये एग्जिस्ट करती है तो इसलिए 1। A से C की तरफ भी एरो है तो इसलिए A टू C 1, A टू D क्या है 0। अब B से शुरू हो जाओ, B टू A नहीं है, B टू B नहीं है, B टू C भी नहीं है और B टू D भी नहीं है। B टू D है, B टू C भी है और B टू D भी है। B टू D तरफ भी आपका एरो जा रहा है तो इसलिए इन्होंने कर दिया B टू C वाला 1 कर दिया और B टू D वाला भी 1 कर दिया। मतलब जो जो एज एग्जिस्ट करता होगा इसको आपने ऐसे पढ़ना है, A टू A, A टू B, A टू C, A टू D, B टू A, B टू B, B टू C, B टू D। अगर ये वाले एजेस एग्जिस्ट करते हैं तो आपने 1 1 लिख देना, अगर नहीं एग्जिस्ट करते तो 0 0 लिख देना। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ था, अगर अनडायरेक्टेड होता तो फिर वो डबल एंट्री हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे A B C D है ना, तो मैं ऐसे ये सिंपल सा बना के दिखा देता हूँ एक, जैसे ये वाला ना, तो मैंने ये A B C D, यहाँ पे A B C D। अब A का B के साथ कनेक्शन है, A का A के साथ है नहीं, B का B के साथ भी नहीं है, C का C के साथ भी नहीं है, D का D के साथ नहीं। पहले तो ये खत्म कर देते हैं। उसके बाद A का B के साथ है, हाँ जी है, A का C के साथ है, हाँ जी है, A का D के साथ है, हाँ जी है, B का A के साथ है, क्योंकि अनडायरेक्टेड है ना तो वहाँ 1 लिखना पड़ेगा आपको।
बी का सी के साथ नहीं है, बी का डी के साथ नहीं है, तो ये 0 0 हो जाएगा। सी का ए के साथ है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा। सी का बी के साथ नहीं है, डी के साथ भी नहीं है, डी का ए के साथ है, बाकियों के साथ नहीं है। तो यहाँ पे ये डबल एंट्री होगी। जब ये देखिए एंट्री और ये देखिए, ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है और डबल एंट्री है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप अनडायरेक्टेड के साथ काम कर रहे हो या डायरेक्टेड के साथ काम कर रहे हो, दोनों के केस में, ठीक है। तो अगर वेट लिखा हुआ तो आपको जो 1 की जगह आपने वेट लिखना है, और जहाँ पे वेट नहीं दिखा तो उसको हमने इन्फिनिटी के साथ यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट किया। आप 0 के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इनकी भी अब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे बना के बताया कि आपकी जो डिग्री है ये डबल हो जाएगी, ठीक है, डिग्री आपकी डबल हो जाएगी। मतलब जैसे हमने बोला ए टू ए, तो यहाँ से अगर आप ये रो को काउंट करोगे तो ये बनेगी आपकी आउट डिग्री। आउट डिग्री मतलब ए की आउट डिग्री कितनी है, ये 3, मतलब ए से 3 कनेक्शन बन रहे हैं, ठीक है। और अगर आप कॉलम वाइज करोगे तो ये बन जाएगा इन डिग्री। मतलब ये जैसे यहाँ से आ रहा है, रो वाइज आप करोगे तो ये आउट डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अगर कॉलम वाइज करोगे तो शायद ये इन डिग्री बनेगा। तो मतलब अगर जैसे अनडायरेक्टेड है तो उसमें क्या है, हमें 2 बार वैल्यूज़ को इंसर्ट करना पड़ रहा है ना। तो इट मीन्स क्या है, ये आपकी डबल एंट्री हो रही है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या, सम ऑफ ऑल एंट्री ऑफ द एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो जैसे इसमें एज तो देखिए यहाँ पे 3 है, पर इसके अकॉर्डिंगली 6 बन रहे हैं, 1 2 3 इधर 3 इधर, 6 बन रहे हैं टोटल, ठीक है। तो इस तरह इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी, आप वैसे स्टडी कर सकते हो सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैथमेटिक्स है एक किस्म का ये, तो अगर आपने अंडरस्टैंडिंग करनी तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके सिलेबस में जो सिंपली बता रखा है। उसके बाद आपका है ट्रैवर्सिंग। तो ट्रैवर्सिंग जो है इसमें भी 2 तरह की है, BFS और DFS। तो पहले हम बात कर लेते हैं BFS की, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो BFS में क्या होता है कि आप एक पॉइंट से शुरू कर लेते हो, A, जैसे A से ट्रैवर्स करना शुरू किया तो A के बाद क्या आ गया, आपने सीरीज़ में चल देना है। A के बाद आ गया मान लीजिए आपका B के बाद आपका आ गया E, इस तरह, फिर आ गया आपका D, ठीक है। अब B के आगे देख लो क्या क्या आ रहा है, B के आगे आ रहा है C, तो आप C पे चले गए। अब E के बाद देख लो क्या आ रहा है, सिर्फ F, तो आप F पे चले गए, ठीक है। E के बाद क्या आ रहा है, F। अब D पे चले जाओ, D के बाद E आ रहा है, E हमने ऑलरेडी देख लिया तो जाने की ज़रूरत नहीं, अब चले जाओ G पे, ठीक है। अब D का भी हमने देख लिया, G है ना। अब C पे आ जाओ, C से आप कहाँ जा सकते हो, F पे, F ने पहले देख लिया है ना। अब F से आगे कहाँ पे जा सकते हो आप, I पे जा सकते हो, तो I आ गया, ठीक है। F भी कंप्लीट। अब G से आगे आप कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते, D पे जा सकते हो, वो आपने पहले देख लिया। I से आप कहाँ जा सकते हो, लास्ट में H पे, तो आपने ये देख लिया, ठीक है। तो इस तरह जो है आप BFS करते हो, मतलब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च आप लेवल वाइज करते जा रहे हो, A B E D C F, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा। F के बाद H आना था, कैसे होगा ये, D का E से हम कहाँ जा सकते थे, E से हम H भी जा सकते थे, सॉरी, E से हम F पे भी जा सकते थे, H पे भी जा सकते थे, मेरे से गलती हुई ये लिखने में। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में G आएगा, ठीक है। ये दोबारा कर लेते हैं करना, तो जैसे यहाँ से A से हम गए B E D पे, है ना। B से अब लाइन वाइज ही चलो, B से हम कहाँ पे जा सकते हैं, C पे जा सकते हैं, और कहीं नहीं जा सकते। E से हम जा सकते थे F और H दोनों पे, F और H दोनों पे जा सकते थे। E से हम F पे भी जा सकते थे, H पे भी जा सकते थे, ये मैंने मिस कर दिया। उसके बाद D से आप कहाँ जा सकते हो, G पे, ठीक है। तो G आ जाएगा यहाँ पे, E से आप D, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप G पे जा सकते थे, फिर आप I पे जा सकते थे, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह ये करता है। आपने सिंपल क्या किया है, इसमें Q का यूज़ करोगे आप। तो पहले आपने A इंसर्ट कर दिया, A को बाहर निकाल लेना है, A को बाहर निकाल के उसकी सारी वैल्यूज़ डाल देनी, B E D। उसके बाद B को निकाल देना है, B से कहाँ पे जा सकते थे, C पे जा सकते थे, है ना। तो C को आपने लिख दिया। उसके बाद आपने E को निकाल दिया, तो अभी तक क्या क्या निकल गया, A निकल गया, B निकल गया, E निकल गया, है ना। तो B से आप कहाँ जा सकते थे, C को आपने इंसर्ट कर दिया, B को बाहर निकाल दिया। अब उसके बाद E निकला, E से आप कहाँ पे जा सकते हो, देखो
एफ पे जा सकते थे और एच पे जा सकते थे, एफ और एच पे जा सकते थे, ई आपने बाहर निकाल लिया। अब उसके बाद आ गया डी, डी से आप कहाँ जा सकते थे, ई पे जा सकते थे, वो आपने जाना नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी जा चुके हो, ठीक है, तो डी का डी रह गया। अब क्यू के साथ जब करेंगे तो एग्जैक्टली सही आएगा, जैसे यहाँ पे हमसे गड़बड़ हो रही थी, अब यहाँ पे एग्जैक्टली सही आएगा क्योंकि ये क्यू से इम्प्लीमेंट करते हैं। अब आगे आ जाओ सी, अब सी से कहाँ जा सकते हैं हम, सी से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि आगे आ रहा है एफ, एफ हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो आपने सी निकाल लिया। उसके बाद आ गया एफ, एफ से कहाँ जा सकते हो अब आई, ठीक है, हाँ अब सही आएगा, एफ से जा सकते हो आप आई, तो आपने आई आ गया, एफ आपने बाहर निकाल लिया। अब आ गया आपका एच, तो एच से आप कहाँ जा सकते हो जी पे, तो जी आएगा, ठीक है, अब सही आंसर आएगा आपका। उसके बाद एच, सॉरी एफ के बाद हमने एच कर दिया, और एच को जब निकाल लिया, एच से हम कहाँ जा सकते थे जी पे, तो जी हमने इंसर्ट कर दिया, उसके बाद आई बाहर आएगा, फिर जी बाहर आएगा। तो मतलब एक वर्टेक्स को हम बाहर निकालते जा रहे हैं, जिसको बाहर निकाल रहे हैं उससे आगे जहाँ जहाँ जा सकते हैं उसको सिर्फ एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह आप करोगे, जैसे यहाँ पे भी मुझे भी गलती लग रही थी, तो अगर आप इस तरह करोगे तो आपका एग्जैक्ट सही आंसर आएगा बिल्कुल क्यू के साथ, ठीक है। तो जब भी आपने BFS करना है तो आप क्यू का यूज़ करना है, ठीक है, आपने क्यू का यूज़ करके फिर इसको निकालना, तो आपकी वैल्यू जो बिल्कुल एग्जैक्टली सही आएगी। तो इसी का आपके पास एल्गोरिदम है, ठीक है। आपने जी के जितने इसके लिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ दो एक स्टेटस लगा दिया कि नॉट विजिटेड स्टेट जिसकी भी है वो सारों को एंटर कर दिया, और इंसर्ट द स्टार्टिंग वर्टेक्स, पहले ए को हमने क्यू में डाल दिया, उसके स्टेटस को हमने वेटिंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद 4 to 6 हम रिवाइज कर रहे हैं। डब्ल्यू में हमने क्या किया, वर्टेक्स एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, जैसे ए को बाहर निकाला था, और उसके स्टेटस को हमने विजिटेड सेट कर दिया। अब उसके जितने भी नेबर हैं उनको हमने दोबारा जी में डाल दिया, ठीक है, मतलब उसको दोबारा उधर डाल रहे थे, फिर और जो भी उसके अंदर इंसर्ट कर रहे थे उन सभी की स्टेटस को क्या कर रहे थे, वेटिंग, ठीक है। फिर हम पहली वैल्यू को बाहर निकाल रहे थे, उसके नेबर्स को फिर एंटर कर रहे थे, ठीक है, उन सभी को वेटिंग में डाल रहे थे, जिसको बाहर निकालते हैं उसका स्टेटस को हम वेटिंग से जो है विजिटेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वही स्टेप जो है इन्होंने बार बार किए हुए हैं, ठीक है, ये सिंपल है BFS। उस तरह DFS में क्या डेप्थ में जाएंगे, जैसे ए से शुरू किया, ए से बी, बी से ई से एच, ठीक है, मतलब आप डेप्थ में पहले जाओगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, स्टैक का यूज़ करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, आप स्टैक का यूज़ करोगे, कि आप डेप्थ फर्स्ट सर्च जब भी करोगे तो आपको DFS का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप पहले जाओगे जैसे A to B, B to E, E to H, उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाओ, H से F भी जा रहे हो, सॉरी H से आप कहाँ जा रहे हो, F पे भी जा रहे हो, F से आप दोबारा आगे C पे भी चले जा रहे हो, मतलब A to B गए, B to E चले गए, E to H चले गए, H से F पे चले गए, F से आप C पे चले गए। अब क्या बचा, D पे चले गए, D के बाद क्या आ गया, G, ठीक है। तो इन्होंने इसे क्या स्टैक से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले इन्होंने क्या किया, ए को एंटर किया, ए से हम कहाँ जा सकते थे, B और D पे, है ना, तो B और D पे हम जा सकते थे। अब ए को बाहर निकाल लिया, अब यहाँ पे हम लिखते हैं ए को बाहर निकाल लिया, उसके बाद टॉप को बाहर निकाल लेना, बी को बाहर निकाल लेना, बी के जो बी से जहाँ जहाँ जा सकते उसको एंटर कर दो। एफ पे जा सकते थे, ई पे जा सकते थे, यहाँ पे देखोगे बी से हम एफ पे भी जा सकते थे, मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया है, सही तरीका तो यही है। बी से आप एफ पे भी जा सकते थे, ई पे भी जा सकते थे, ठीक है। तो आपने ई को निकाल लिया। अब ई से आप कहाँ जा सकते थे, एच पे जा सकते थे, एच डाल दिया, फिर एच को निकाल दिया। एच से कहाँ जा सकते थे, एफ पे, एफ ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप एफ पे आ गए। अब एफ निकाला, एफ से कहाँ जा सकते थे, सी एंटर कर दिया। अब सी को जब बाहर निकालोगे तो सी से कहाँ जा सकते, कहीं भी नहीं, तो ख़त्म। उसके बाद आपके स्टैक में क्या बचा, सिर्फ डी को निकाल लो, डी को निकाला तो डी से कहाँ जा सकते थे, जी को एंटर कर दिया, जी को बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसी को इन्होंने सिंपल सा एल्गोरिथम लिखा होगा कि आपने सारे जो जी ग्राफ के उनको सभी नॉट विजिटेड कर देना है, और जिसको आप स्टैक में डालोगे उसको एक बार आप वेटिंग में डालोगे, उसके बाद आपने स्टैक में से बाहर निकालते जाना है और उसके स्टेटस को विजिटेड करते जाना है, और उसके सभी जो नेबर्स होंगे उनको आपने दोबारा उसमें इंसर्ट करते जाना है, ठीक है। फिर उनके स्टेटस को आपने वेटिंग कर देना, फिर पहले वाले को निकाल देना, उसके जो नेबर्स हैं उनको डाल देना। अब पहले केस में क्या था, आप क्यू का यूज़ कर रहे थे, तो क्यू से आप BFS कर पा रहे थे, यहाँ पे आप स्टैक यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आप डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 3।
आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये अभी प्रैक्टिस है आपकी, जितनी बार आप इन एल्गोरिदम्स को पढ़ोगे और जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। फिर भी इन केस यू फेस एनी इशू यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच।